अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, सिविल थर्ड ईयर, सिविल 322 बुक का कोड है, इसके पास पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कस करेंगे। तो 2017 का फर्स्ट एनुअल का पेपर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ताज़ा सीवेज का रंग होता है ग्रेश ब्राउन होता है, ठीक है। प्रोटीन्स हल हो जाती हैं वाटर एंड एथर, ए और बी दोनों में। स्लज को टैंक के मरकज़ में किस से जमा किया जाता है? इसको रैकिंग आर्म से जमा किया जाता है। लैंड फिल्टर्स को ये भी कहा जाता है, इसे इंटरमिटेंट सैंड फिल्टर कहा जाता है। चर्बी किस किस्म की आलूदगी है? ऑर्गेनिक आलूदगी है। नुकसानदार असर रखने वाली चीज़ कहलाती है पोल्यूशन। नामियाती आलूदगी कौन सी है? मिनरल। नामियाती सॉरी, गलत जगह लगा दिया है, वो यूराइन है यार, एक मिनट रुकिए ज़रा। नामियाती आलूदगी जो है वो इनमें यूराइन यानी पेशाब है। तह नशीनी के अमल के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल कहलाता है, कोआगुलेंट कहलाता है। स्क्रीन की बेहतरीन जगह किस से पहले है? स्क्रीन की बेहतरीन जगह ग्रिड चैम्बर से पहले आती है। हवा की आलूदगी नापने वाला आला, उसमें इंडिकेटर ट्यूब, टेस्ट पेपर, रिंग ओवन, ऑल ऑफ दीज। हवा की आलूदगी नापने की इकाई जो होती है वो आपकी है म्यूग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नकारा ठोस मवाद के ज़राए हैं। नकारा ठोस मवाद के अज़राए जिनमें स्लज, एशेज़ और गार्बेज, ऑल ऑफ दीज। सॉइल और वेंट पाइपों में वेंट पाइप बरकरार रखता है, वो इसमें प्रेशर बरकरार रखता है। वाटर सील किस को रोकती है? फॉयल गैसेस, ठीक है, गंदी गैसों को। किस सनत में पल्प तैयार होता है? पेपर की सनत में होता है, ठीक है, कागज़ की सनत में पल्प होता है आपका, ठीक है। यूरिया खाद की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल जो है वो है CH4, अमोनिया कहते हैं इसको। मंसूबे के मनफी असरात को किस तरह कम किया जा सकता है? तो इसको हम सूटेबल साइट से, इम्प्रूव्ड डिज़ाइन, एडवांस मशीनरी, ऑल ऑफ दीज। कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किसके लिए ज़्यादा नुकसानदा है? ये लैंड यानी ज़मीन के लिए ज़्यादा नुकसानदा है। किस चीज़ को वाटर पोल्यूशन समझा जाता है? ये आपके न्यूट्रिएंट्स जो है। डेयरी की सनत में अहम आलूदगी है, तो वो होती है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। 17 का सेकेंड एनुअल पेपर सप्लीमेंट्री का पेपर है। गंदी गैसों को रोकने के लिए लगाई जाने वाली फिटिंग जो होती है उसको ट्रैप कहते हैं, ठीक है, लोटा, ट्रैप। खाद की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली गैस जो होती है उसे CH4 कहते हैं, ठीक है, अमोनिया खाद। चमड़ा साजी की सनत की सीवेज में आलूदगी का बाइस बनने वाला अंसर जो है उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन किसके ज़रिए होती है? बैक्टीरिया के ज़रिए से होती है। बासी सीवेज का रंग होता है ग्रेश ब्राउन, ठीक है। pH वैल्यू किस से नापी जाती है? ये आपकी जो है पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। डोजीमीटर, ये डोसीमीटर किस चीज़ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है? नॉइस यानी शोर की। हवा की आलूदगी कम करने का आला है, उसे कहते हैं इनर्शिया सेपरेटर। तय नशीन होने वाले ज़रात की पैमाइश किससे की जाती है? इसकी पैमाइश जो है वो इमहॉफ कौन से की जाती है? डेयरी वेस्ट की pH वैल्यू जो होती है वो 7.2 होती है। नेक्स्ट आता है, पानी की जरासीम कशी किससे की जाती है? वो की जाती है क्लोरीन से। इंसानी सेहत पर शोर के बुरे असरात जो होते हैं वो हेडेक कहलाते हैं, यानी असर होता है हेडेक। एनवायरनमेंट जो आपका ट्रिब्यूनल कब कायम हुआ? तो एनवायरनमेंटल ट्रिब्यूनल जो है वो 1997 में कायम हुआ। वेंट पाइपों का सिलसिला कहलाता है, उसे
जो है हम सर्किट वेंटिंग कहते हैं, ठीक है। करम कुशी अद्वियात किसके लिए नुकसानदाह है? ये अद्वियात जो हैं वो लैंड, एनिमल और बर्ड्स, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सबके लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कि धुएं और धुंध का अमेज़ कहलाता है, स्मोक कहलाता है, ठीक है, उसे स्मोक कहते हैं, जिसमें धुआं और धुंध दोनों इकट्ठे हो जाएं। इकोसिस्टम का अंदरूनी अमल है, इकोसिस्टम के अंदरूनी अमल को डीकम्पोजिशन कहा जाता है। कम्यूनेटर किस लिए इस्तेमाल होता है? कम्यूनेटर जो होता है वो ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सीवेज ट्रीटमेंट में मोटी जाली का साइज़ जो है वो 5 इंच रखा जाता है। रैकिंग आर्म चीज़ को इकट्ठा करने के लिए जो है वो हरकत करता है, यानी स्लज को इकट्ठा करने के लिए। किस चीज़ को? स्लज को। वेंट पाइप के खुले सिरे पर लगाया जाता है, तो इसके खुले सिरे पर जो है काउल लगाया जाता है, ठीक है, काउल। नेक्स्ट आता है पल्प इस सनत में तैयार किया जाता है, वो पेपर की सनत में है, ठीक है, गोदा जो है। शोर की पैमाइश की इकाई है वो डेसिबल होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी बी लिखा हुआ है, डी छोटा और बी छोटा है, चलो जी भी छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना, डी बी। सेहत पर बुरा असर रखने वाली चीज़ कहलाती है, ठीक है, सेहत पर बुरा असर रखने वाली चीज़ जो है वो पॉपुलेशन कहलाती है, यानी पॉपुलेशन जो है वो सेहत पर बुरा असर रखती है। ताज़ा सीवेज का रंग होता है, ताज़ा सीवेज जो होती है इसका रंग जो आपका होता है, क्या कहते हैं, लाइट ब्राउन होता है। तहनशीनी के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल जो हैं वो कोआगुलेंट्स कहलाते हैं। रंग ओवन टेस्ट किस किस्म की आलूदगी की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है? वो एयर है, ठीक है, हवा। डेयरी इंडस्ट्री से पैदा होने वाली बड़ी आलूदगी जो है उसका नाम है वाटर, ठीक है, पानी। कम पीएच वैल्यू की सीवेज होती है, कम पीएच वाली जो सैलेज होती है वो एसिडिक होती है। इमहाफ कौन किस चीज़ की मिकदार नापने के लिए इस्तेमाल होती है? ये जो है म्यू यानी आपकी इमहाफ जो है ना वो सेटलेबल सॉलिड की मिकदार मापने के लिए। हवा की आलूदगी नापने की जो इकाई होती है वो आपकी होती है मिलीग्राम, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आता है ज़मीनी आलूदगी की बड़ी वजह होती है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। पीने के पानी की मियारी पीएच वैल्यू से जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो 6.5 से 8.5 तक पीएच वैल्यू होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक के अंदर तमीर करदा दीवारें कहलाती हैं, उनको हम बेफल्स कहते हैं, ठीक है। ताज़ी सीवेज कितने वक्त में बासी हो जाती है? ताज़ी सीवेज जो होती है वो 10 से 12 घंटे में बासी हो जाती है, ठीक है, 10 से 12 घंटे में। एक क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होते हैं? एक क्यूबिक मीटर जो आपका होता है मीटर, उसमें 1000 लीटर होते हैं, 1600 लीटर होते हैं। एक क्यूबिक मीटर में 1600 लीटर होते हैं। कॉन्टैक्ट बेड से क्या चीज़ फ़िल्टर की जाती है? इससे सीवेज जो है वो फ़िल्टर किया जाता है। सॉलिड वेस्ट की भर्ती से पैदा होने वाली गैस जो होती है वो आपकी है NH3, ठीक है, नाइट्रेट। फ़ज़ा में नाइट्रोजन की मिकदार जो होती है वो 78% होती है। ज़मीन से हासिल होने वाला पौधों की खुराक का जुज़ू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट पेपर 2018 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है। मदरजा झैल में से कौन सी आलूदगी नाम में आती है? और वो होती है आपकी यूराइन, ठीक है। स्लज जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जज़ब हो उसे एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। सेडिमेंटेशन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल जो होते हैं वो आपके कोआगुलेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हवा की आलूदगी को पैमाइश करने वाला आला, इसमें इंडिकेटर ट्यूब, टेस्ट ट्यूब और रिंग ओवन, ऑल ऑफ दीज है। हवा की आलूदगी को कम करने वाला आला जो होता है उसे इनर्शिया सेपरेटर कहते हैं। पाकिस्तान में सॉलिड वेस्ट ठिकाने लगाने का आम तौर पर जो तरीका इस्तेमाल होता है वो है डंपिंग का तरीका, ठीक है, दबाया जाता है। रबिश और गार्बेज पर मुश्तमिल सॉलिड वेस्ट के लिए टर्म इस्तेमाल होती है।
اس کے لیے ریفیوز کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، یعنی ریفیوز استعمال ہوتا ہے لفظ. شور کا انسانی جسم پر برا اثر ہے. انسانی جسم کے کس حصے پر ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جی ڈیف. ٹھیک ہے، بہرا پن ہوتا ہے اسے کیا ہوتا ہے؟ بہرا پن، ڈیف کا اثر ہوتا ہے. شور پر قابو پانے کا طریقہ جو ہوتا ہے ان میں انسولیشن، یوز آف نیو مشینری اینڈ یوز آف ایئر مف، آل آف دیز. زمینی آلودگی کی وجہ جو ہے وہ یوز آف فرٹیلائزر، سولڈ ویسٹ، یوز آف پیسٹیسائڈ، آل آف دیز. COD مخفف ہے کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ. ٹھیک ہے، کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ. سیڈیمنٹیشن کے دوران جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کیمیکل کو کوآگولنٹ کہتے ہیں. پانی کا اپنی گیسی حالت سے ٹھوس حالت میں تبدیل ہونا جو ہوتا ہے وہ سبلیمیشن کہلاتا ہے. مٹی سے حاصل ہونے والی پودوں کی خوراک جو ہوتی ہے وہ نائٹروجن ہے. آکسیجن کا سلفر کے ساتھ ملنا کہلاتا ہے، اسے آکسیڈیشن کہتے ہیں. ایک وینٹ پائپ ویسٹ اور سوائل پائپ میں برقرار رکھتا ہے اور یہ اس کے اندر جو ہے پریشر برقرار رکھتا ہے. ناگوار مہک کی وجہ سے محسوس ہوتی ہے تو وہ جو ہوتی ہے آپ کی ہائیڈروجن سلفیٹ جو ہے، سلفائڈ. ٹھیک ہے. ڈیری انڈسٹری سے پیدا ہونے والی آلودگی، بڑی آلودگی جو ہے وہ واٹر پولیوشن ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آتا ہے ہمارا وینٹ پائپ کا اوپر والا سرا ہونا چاہیے اوپنڈ اینڈ کلوز، کھلا یا بند، دونوں میں سے کوئی. تازہ سیویج کا رنگ عام طور پر لائٹ براؤن ہوتا ہے. 2019 کا فرسٹ اینول پیپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. صنعتی کیمیائی فضلات اس قسم کی آلودگی ہے اور یہ ہے آرگینک جو آپ کی کیا کہتے ہیں انڈسٹری. ٹھیک ہے. چکنائیاں اس قسم کی آلودگی ہیں. چکنائیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی آرگینک جو آپ کی جو ہے آلودگی ہے. عموماً تازہ سیویج کا رنگ ہوتا ہے لائٹ براؤن. سیویج کی تحلیل، اس مواد کی تحلیل ضروری ہے. تحلیل میں سیویج کی تحلیل میں آرگینک میٹل کی تحلیل بہت ضروری ہے. ہوا کی آلودگی ناپنے کی اکائی جو ہوتی ہے وہ میو گرام پر میٹر کیوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہوا کی آلودگی کم کرنے کا طریقہ جس میں ایپٹیمنٹ آف اسموک، جولیشن، ایئر پولوشن اور ریکوری سسٹم، آل آف دیز. ٹھیک ہے. خشک سولڈ ویسٹ جس میں جلنے والے یا نہ جلنے والے مٹیریل شامل ہوں انہیں ریفیوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ثانوی سالٹ اسٹیٹ اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں آپ کے اسٹاف آف لوکل باڈیز. پاکستان میں عام طور پر سالڈ ویسٹ ٹھکانے لگانے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ڈمپنگ کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ڈمپنگ. انسانی صحت پر نفسیاتی طور پر شور کا برا اثر یوں ہوتا ہے کہ شور کے اثر کی اس وجہ سے ہیڈ ایک یعنی سر درد شروع ہو جاتا ہے. شور ناپنے کی اکائی جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے ڈیسیبل، بی بڑا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. تو ڈیسیبل ہوتی ہے. زمینی آلودگی کا ذریعہ جو ہے وہ آپ کا ہے ایسڈ رین. زمین سے حاصل ہونے والے پودوں کی خوراک جو ہے وہ پوٹیشیم ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آتا ہے پلپ اس صنعت میں تیار کیا جاتا ہے، وہ پیپر کی صنعت میں تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ آتا ہے ہمارا پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں آلودگی اس مقام سے لیکیج کی وجہ سے ظاہر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ وجوہات ہوتی ہے آپ کی فلینجز. خراب مشینری کی وجہ سے رونما ہونے والا حادثہ کہلاتا ہے. تو خراب مشینری کے جو حادثہ ہوتا ہے اسے پلانٹ ایکسیڈنٹ کہتے ہیں. ہاتھوں کی حفاظت کے لیے آلہ استعمال کیا جاتا ہے اور اسے ہم بولتے ہیں گلوز. اور کنکریٹ کا کام کرتے ہوئے موزوں حفاظتی لباس پہننا چاہیے، لانگ شوز. کنکریٹ کے کام کے لیے جو ہوتا ہے وہ لانگ شوز پہنے جاتے ہیں. کام والی جگہ پر روشنی کا مناسب انتظام ہونا چاہیے، ایلومینیشن کہلاتا ہے. مندرجہ ذیل میں سے کون سی ارضیاتی آفت ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ ارتھ کویک ہے جو یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو ارضیاتی آفت ہے. ٹھیک ہے. 2019 کا سیکنڈ نمبر کا پیپر ہے.
सीवेज की तहलील के आखिरी मरहले पर प्रोटोज़ोआ डैश की मकदार में कमी का बाइस बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटोज़ोआ होते हैं वो बैक्टीरिया की कमी का बाइस बनते हैं। प्रोटीन्स इसके बुनियादी अज्जा हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं वो एनिमल्स के बुनियादी अज्जा हैं। ठीक है, नॉट अ फैट्स, इट्स अ एनिमल्स। प्राइमरी हवा की आलूदगी जो होती है वो स्मोक है। हवा की आलूदगी नापने की इकाई होती है म्यूग्राम पर मीटर क्यूब। रबिश और जो गार्बेज के मजमुआ सॉलिड वेस्ट को कहा जाता है, उसे बोलते हैं रिफ्यूज़। पाकिस्तान में आमतौर पर सॉलिड वेस्ट ठिकाने लगाने का तरीका जो है वो डंपिंग का तरीका यूज़ होता है। ठीक है ना, पहले भी ये 3 बार आ गया हुआ है। शोर पर काबू पाने का तरीका जो होता है वो है आपका इंसुलेशन, यूज़ ऑफ न्यू मशीनरी और ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ज़मीनी आलूदगी की वजह है उसमें यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड और इसके अलावा आपका यूज़ ऑफ न्यू मशीनरी सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, बोथ ए एंड बी। मशीनरी तो शोर पर काबू पाने से होती है ना, अगर आप नई मशीनरी लगाएंगे तो शोर नहीं होगा। पल्प इस सनत में तैयार किया जाता है वो पेपर की सनत होती है। ठीक है, खाद फैक्ट्री से सबसे ज़्यादा होने वाली आलूदगी जो होती है, मतलब जो खाद फैक्ट्री है जहाँ पे खाद बनती है उधर जो आलूदगी होती है उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, ज़मीनी आलूदगी का ज़रिया है, तो ज़मीनी आलूदगी जो होती है वो एसिड रेन की वजह से ज़्यादा होती है। ठीक है, एसिड रेन। ख़राब मशीनरी की वजह से रूनमा होने वाला हादसा जो होता है उसे प्लांट एक्सीडेंट कहा जाता है, मशीनरी की वजह से जो हो। ठीक है, और इसके बाद आता है आँखों की हिफाजत के लिए जो है वो गोगल्स इस्तेमाल होने वाला आला है, गोगल्स। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है आग के अमल को रोकने के लिए हवा से दूर रखना चाहिए। किस चीज़ को? हवा से जो है ना वो फ्यूल और सोर्स ऑफ हीट, इसको दूर रखना चाहिए। आग बुझाने के लिए कूलिंग के लिए ज़्यादातर मटेरियल इस्तेमाल होता है, और वो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला है आपका सैंड और वाटर, यानी रेत और पानी, 2 चीज़ें हैं। नामियाती मादा इसका सबब बन सकते हैं। नामियाती मादे जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है फॉल गैसेस, उसके बाद आपके जर्म्स और अदर्स, इन सब का सबब बन सकते हैं। काम वाली जगह पर रोशनी की मुनासिब इंतज़ाम को कहा जाता है, तो रोशनी के मुनासिब इंतज़ाम को यानी आपका इल्यूमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट आता है कम गहरी खुदाई की कम से कम ख्याल की जाने वाली गहराई जो होती है वो 1.5 मीटर होती है। आग की ऐसी किस्म जिसका ताल्लुक़ मखसूस धातों मसलन मैग्नीशियम, टाइटेनियम वगैरह से है, वो आपकी कैटेगरी डी कहलाती है। ठीक है, ज़लज़ले के नतीजे में बनने वाली जो दरार होती है उसको फॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है 2020 जो है उसका 2020 का सेकंड एनुअल यानी सप्लीमेंट्री का पेपर है, एनुअल पेपर तो हुआ ही नहीं। आग की ऐसी किस्म जिसका ताल्लुक़ मखसूस धातों मसलन मैग्नीशियम और टाइटेनियम से होता है वो डी क्लास होती है। ज़लज़ले के नतीजे में बनने वाली दरार जो होती है उसे फॉल्ट कहते हैं। हाथों की हिफाजत के लिए जो है वो ग्लव्स इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट का काम करते वक्त मौजू हिफाजती लिबास जो होते हैं उनमें लॉन्ग शूज़ जो होते हैं वो पहने जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का सल्फ़र के साथ मिलना जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक वेंट पाइप वेस्ट और सॉइल पाइप में बरकरार रखता है, ये उसके अंदर प्रेशर बरकरार रखता है। पीने के पानी की मियारी पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 जो है वो होती है। और सेप्टिक टैंक के अंदर तमीर करदा दीवारें कहलाती हैं, उन्हें बेफल्स कहते हैं। पानी की जरासीम कुशी के लिए क्लोरीन इस्तेमाल की जाती है। इंसानी सेहत पर शोर के बुरे असरात से हेडेक होता है। ठीक है, असरात में हेडेक है। स्क्रीन की बेहतरीन जगह किससे पहले मतलब आती है, तो इससे जो होती है वो ग्रिड चैम्बर से पहले आती है स्क्रीन के लिए बेहतरीन जगह। हवा की आलूदगी नापने वाला आला जो होता है वो इंडिकेटर ट्यूब, टेस्ट पेपर और रिंग ओवन, ये जो तीनों तरीके हैं ऑल ऑफ दीज, ये इससे हम हवा का जो है वो की आलूदगी नापते हैं। ताज़ा सीवेज का रंग जो होता है वो आपका ग्रेइश
ग्रेइश ब्राउन होता है, ठीक है। प्रोटीन्स हल हो जाती हैं वाटर और एथर बोथ ए एंड बी में। यूरिया खाद की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला जो खाम माल होता है वो CH4 है, यानी अमोनिया। मंसूबे के मनफी असरात को किस तरह कम किया जा सकता है? तो इसको जो है वो सूटेबल साइट, इम्प्रूव्ड डिज़ाइन और एडवांस मशीनरी, ऑल ऑफ दीज, इन तमाम चीज़ों से किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तय नशीनी के अमल के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल जो होता है वो कोआगुलेंट होता है। स्क्रीन की बेहतरीन जगह किस से पहले आती है? आई थिंक ये रिपीट किया 2 टाइम्स में, वो ग्रिड चैम्बर के से पहले आती है, ठीक है। किस चीज़ को वाटर पोल्यूशन समझा जाता है? तो वाटर पोल्यूशन बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी वजह से होती है, न्यूट्रिएंट्स। डेयरी की सन्नत की अहम आलूदगी जो होती है वो आपकी होती है एयर पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 2021 का फर्स्ट एनुअल कि मदरजा झैल में से कौन सी आलूदगी गैर नाम आती है? इनऑर्गेनिक होती है वो यूरियन है, ठीक है, पेशाब है। सेडिमेंटेशन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स जो होते हैं वो कोआगुलेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हवा की आलूदगी नापने की इकाई। इसकी हवा की जो आलूदगी नापते हैं उसकी इकाई होती है ppm, पार्ट पर मिलियन। हवा की आलूदगी की जो आलूदगी कम करने का जो आला है वो आपका इसमें जिससे आलूदगी कम हो तो वो सारे ही होते हैं, जैसे कि टेलीमेंटर, उसके बाद रिंग ओवन और इनर्शिया सेपरेटर, ऑल ऑफ दीज। एक जनरल टर्म यूज मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, रबिश और गार्बेज के मजमूआ सॉलिड वेस्ट को कहा जाता है, इसको रिफ्यूज़ कहा जाता है, ठीक है। आगे आता है शोर नापने का आला जो होता है वो आपका डोजीमीटर, ठीक है, जिससे हम शोर मापते हैं उसको जो हम बोलते हैं जी डोजीमीटर। इंसानी सेहत पर शोर का बुरा असर यूँ होता है कि हेडक यानी सर दर्द शुरू हो जाता है। हवा से हासिल होने वाले पौधों की खुराक जो होती है पौधों की खुराक बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ज़मीनी आलूदगी की वजह है तो वो अगर ज़मीन से हो रही है तो वो आपकी होती है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पर पेपर की सनत से पैदा होने वाली आलूदगी। जो पेपर्स की सनत होती है ना, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी होती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फाइड बहुत ज़्यादा, क्लोरीन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है और रेजिन एसिड, ऑल ऑफ दीज हैं। हादसे की माहौलियाती वजह जो होती है वो इम्प्रॉपर लाइटिंग इसमें शामिल होती है, ठीक है। आग को जलने और मज़ीद फैलने में मदद देती है तो इसमें मज़ीद जो है ना हेल्प करने वाली चीज़ वो ऑक्सीजन होती है। आग की क्लास B को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए हम ड्राई केमिकल और फोम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अमारात की आग के ख़िलाफ़ हफाजत, ठीक है, अमारात की आग के ख़िलाफ़ हफाजत जो होती है वो अलार्म सिस्टम से कर सकते हैं, एमरजेंसी स्टेयर्स और थिक वाल्स के ज़रिए से। मदरजा झैल से कौन सी कुदरती आफत, ठीक है ना, मदरजा में से कौन सी कुदरती आफत है? तो जो जिसे कहते हैं नेचुरल हज़र्ड्स जो हैं, कुदरती आफत जो होती है वो होती है हेल स्टॉर्म, ठीक है, हेल स्टॉर्म है। ज़लज़ले के मरकज़ को कहा जाता है एपी सेंटर, ठीक हो गया। नहीं एक मिनट रुकें, जो ज़लज़ले का मरकज़ होता है उसको हैपो सेंटर कहते हैं, हैपो सेंटर, एपी सेंटर नहीं कहते, हैपो सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ताज़ा सीवेज का रंग होता है लाइट ब्राउन, ठीक हो गया। और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वह एक मकाब मीटर कितने लीटर के बराबर होता है? और एक मकाब मीटर जो होता है वो आपका 1000 लीटर के बराबर होता है। फ़ज़ा में मौजूद नाइट्रोजन की मिकदार जो होती है वो 78% होती है, ठीक है। धुएँ और धुंध का अमेज़ा जो होता है उसे स्मोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पेपर इसका आता है 2021 का सेकेंड एनुअल। फ़ज़ा में मौजूद नाइट्रोजन की मिकदार जो होती है, अब फ़ज़ा में जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है, 98 तो है ही नहीं। धुएँ और धुंध का अमेज़ा जो होता है उसको स्मोक कहते हैं। ज़मीनी आलूदगी की वजह जो होती है वो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड है, ठीक है। पेपर की सनत से पैदा होने वाली आलूदगी जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन और रेजिन एसिड, ऑल ऑफ दीज। काम वाली जगह पर रोशनी के मुनासिब इंतज़ाम
को कहा जाता है एल्यूमिनेशन, उसको बोला जाता है एल्यूमिनेशन। ठीक है। कम गहरी खुदाई की कम से कम ख्याल की जाने वाली गहराई जो होती है वो 1.5 यानी 1.5 मीटर होती है। ख़राब मशीनरी की वजह से रूनुमा होने वाला हादसा कहलाता है, उसको प्लांट एक्सीडेंट कहते हैं। आँखों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है गोगल। ठीक है, गोगल्स। रबिश आवर गार्बेज के मजमुआ सॉलिड वेस्ट को कहा जाता है। रबिश आवर जो होता है ये बेसिकली रिफ्यूज़ को कहा जाता है, ये पहले भी आया हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान में आमतौर पर सॉलिड वेस्ट ठिकाने लगाने का तरीका जो होता है वो डंपिंग का तरीका है। काम वाली जगह पर रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। ठीक है, इल्यूमिनेशन कहलाएगा। मतजज़र में से कौन सी अर्ज़ियाती आफत है? तो जो अर्ज़ियाती होती है वो अर्थक्वेक है, ज़लज़ला। ठीक है। नेक्स्ट आता है सनती कीमियाई फुजला जात इस किस्म की आलूदगी है। इसमें आपकी जो ये टाइप आएगी आलूदगी की वो ऑर्गेनिक है, यानी नामियाती आलूदगी है। ठीक है। चिकनाइयाँ इस किस्म की आलूदगी हैं। चिकनाइयाँ जो होती हैं वो ऑर्गेनिक आलूदगी हैं। ईंट पाइप का सिरा, ऊपर वाला सिरा हमेशा यानी कि होना चाहिए, तो इसका जो ऊपर वाला सिरा होता है वो ओपन एंड क्लोज दोनों होना चाहिए। ताज़ा सीवेज का रंग जो होता है वो लाइट ब्राउन आमतौर पर होता है। ठीक है, लाइट ब्राउन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मुतजज़ल में से कौन सी आलूदगी नामियाती है? यूराइन है। सतह जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जज़ब हो, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। फ़ज़ा में नाइट्रोजन की मिक़दार 78% होती है। ज़मीन से हासिल होने वाला पौधों की मतलब होने वाले पौधों की खुराक का जज़ू जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हम डिस्कस करेंगे 2017 से। हम ना असल में अब सब्जेक्टिव पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। माहौल की तारीफ़ करें। इंसान, हैवान या पौधे जहाँ रह रहे हैं इनके इर्द गिर्द माहौल, अशिया और हालात माहौल कहलाता है। सब्लिमेशन क्या है? बाज़ औक़ात बर्फ़ पर तेज़ धूप पड़ने से बर्फ़ ठोस हालत से बराह रास्त गैस की शक्ल इख्तियार कर लेती है और पानी की हालत में नहीं आती। ठोस हालत से माया हालत में आए बगैर गैस हालत में तब्दील होने के अमल को सब्लिमेशन कहा जाता है। बायोनॉमिक्स की तारीफ़ करें। इसमें माहौल के बिगड़ने की वजूहात और बिगड़े माहौल को दुरुस्त करने के इक़दाम का मुताला किया जाता है। बनी नूं इंसान इसके माहौल पानी की आलूदगी के गैर मकामी ज़राए लिखें। सतही पानी को आलूदा करने के लिए सतह से आलूदगी साफ़ पानी में शामिल कर रहे होते हैं, जैसा कि बारिशी पानी का बहाव वगैरह शामिल है। हवा की आलूदगी की इकसाम तहरीर करें। प्राइमरी आलूदगी, सेकेंडरी आलूदगी। हवा की आलूदगी कंट्रोल करने के दो आलात के नाम। सेटलिंग चैम्बर, इनर्शियल जो आपका आएगा सेपरेटर, और फ़िल्टर और स्प्रे टावर। फैब्रिक फ़िल्टर की तारीफ़ करें। इस किस्म के फ़िल्टर में फैब्रिक के फ़िल्टर ट्यूबों की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ट्यूबें एक प्लेट के साथ लटकी होती हैं। इस प्लेट को मैनफोल्ड कहा जाता है। ये फ़िल्टर के चैम्बर में लगे होते हैं। गार्बेज की तारीफ़ करें। ये ऐसी गंदी अशिया को कहा जाता है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ गलना सड़ना शुरू हो जाती है। इसमें ख़राब शुदा सब्ज़ियाँ, फल और इसके छिलके और इनसे तैयार होने वाली चीज़ें और गोबर वगैरह शामिल हैं। जब इन अशिया को किसी जगह पर फेंका जाए तो ये गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। इस माहौल में इससे जो है वो माहौल में मक्खियाँ और दीगर जरासीम जन्म लेते हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनते हैं। कूड़ा करकट को बरी करने से क्या मुराद है? सॉलिड वेस्ट में ऐसे अज्जा जिनमें कुदरती खाद की खसूसियात हो, इनको अलग करके पीस लिया जाता है, जिसे पोलिवराइजेशन कहा जाता है। कंपोजिटिंग की तारीफ़ करें। कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का यह एक ऐसा तरीका है जिसमें कूड़ा करकट को कीमियाई और हयातियाती अवामिल के बाद इसे बेहतरीन कुदरती खाद में तब्दील किया जाता है।
ریسائکلنگ کیا ہے؟ سالڈ ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اس طریقہ میں سالڈ ویسٹ میں سے براہ راست یا بلا واسطہ استعمال کے قابل اشیاء کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ براہ راست استعمال والی اشیاء کو دوبارہ استعمال والی اشیاء کہا جاتا ہے۔ بلا واسطہ اشیاء والی اشیاء کو جو ہے وہ ریسائیکل اشیاء کہا جاتا ہے۔ شور کی تعریف کریں۔ ایسی آواز جو سننے والے کو اچھی نہ لگے شور غل کہلاتی ہے۔ شور آرام میں خلل پیدا کرتا ہے، اس سے صحت اور مزاج بھی بگڑتا ہے۔ شور کو ناپنے کی اکائی ڈیسیبل ہے اور اسے ڈی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ شور کی آلودگی کے صحت پر اثرات لکھیں۔ شور کی وجہ سے انسانی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے اور انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں چند ایک درج ذیل ہیں، جن میں سر درد، ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائے گا دل کی دھڑکن تیز ہونا، شریانوں کا سکڑنا، خون میں کولیسٹرول کا بڑھنا، دل میں تکلیف ہونا، نظر کا خراب ہونا، حافظہ کا کمزور ہونا، بے حس ہو جانا۔ شور کی آلودگی ناپنے کے دو آلات، ڈوزی میٹر اور ساؤنڈ لیول میٹر اور انٹیگریٹنگ ساؤنڈ لیول مٹیریل، یہ تین ہو گئے۔ ایکولوجی کیا ہے؟ جانداروں اور ان کے ماحول کے تعلق کے علم کو ایکولوجی کہا جاتا ہے۔ زمینی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے تین جو ہے کیا کہتے ہیں اصول، وہ لکھنے ہیں۔ زمینی آلودگی کو کم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے مضر اثرات کی وجہ سے زمین پر زندہ رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ زمینی آلودگی کو کم کرنے کے تین اصول ہیں۔ پہلا ریڈیوس، دوسرا ری یوز، تیسرا ریسائیکل۔ ان کو 3 Rs جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے سبزہ بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ 3 Rs، ٹھیک ہے نا، آر مطلب زیادہ آر ہے اس لیے۔ سبزہ بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ زمین کو آلودگی سے بچانے کے لیے جنگلات میں اضافہ کرنا چاہیے اور پہلے سے موجود جنگلات کی حفاظت کرنا۔ فصلوں کی کاشت کرتے وقت فصلوں کی ایک قسم کی فصلیں کاشت نہیں کرنی چاہیے بلکہ بدل بدل کر کراپ روٹیشن کرنی چاہیے۔ بائیو جیو کیمیکل سائیکل کی تعریف کریں۔ اگر تبدیلیوں کا سلسلہ یعنی چین حیاتیاتی اور ارضیاتی اور کیمیائی ہو تو اسے بائیو جیو کیمیکل سائیکل کہتے ہیں۔ یہ چین اس طرح سے انسان اور حیوان خوراک استعمال کر کے فضلہ خارج کرتے ہیں۔ اس خوراک میں کاربن پر آکسیجن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس وغیرہ مختلف شکلوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ہائیڈرو سائیکل سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی ذریعے میں موجود پانی کی مقدار ہمیشہ یکساں نہیں رہتی بلکہ پانی ایک ذریعے سے دوسرے ذریعے میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح پانی کے مختلف شکلوں میں تبدیل ہونے کے عمل کو آبی چکر یعنی واٹر سائیکل بھی کہا جاتا ہے۔ اس چکر کو ہائیڈرو سائیکل بھی کہا جاتا ہے۔ نائٹریفیکیشن کی تعریف کریں۔ جانداروں کے مردہ جسم سے امونیا بنتا ہے جو کہ پودوں کی خوراک ہوتی ہے۔ امونیا نائٹروجن کے دیگر مرکبات میں بھی شامل ہو جاتا ہے جیسا کہ نائٹرائٹس اور نائٹریٹس وغیرہ۔ اس عمل کو نائٹریفیکیشن کہا جاتا ہے۔ کنڈینسیشن کی تعریف کریں۔ جب پانی کے بخارات انرجی زائل کرتے ہیں تو یہ بخارات پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس تبدیلی کے عمل کو کنڈینسیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں شبنم یعنی ڈیو اور بارش کا پانی بنتا ہے۔ پرکولیشن کی تعریف کریں۔ نرم زمین اور چٹانوں میں سے کشش ثقل کے زیر اثر بہاؤ کو پرکولیشن کہا جاتا ہے۔ ٹرانسپائریشن کی تعریف کریں۔ پودے زمین سے پانی جذب کر کے پتوں کے راستے ہوا میں خارج کر دیتے ہیں۔ پانی کے اس عمل کو یعنی سفر کو ٹرانسپائریشن کہا جاتا ہے۔ وینٹیلیشن کی تعریف کریں۔ گندی اور گلیز گیسوں یا ہوا کو کمروں، سیور پائپ سے خارج کرنا اور ان نقصان دہ گیسوں کو نکال کر ان کی جگہ تازہ ہوا کے داخلے کو وینٹیلیشن کہا جاتا ہے۔ وینٹ پائپ کا مقصد لکھیں۔ سیوریج سسٹم میں ٹریپس کے ساتھ سوائل پائپ یا ویسٹ پائپ میں جمع ہونے والی گیس کے اخراج کے لیے لگایا جانے والا پائپ وینٹ پائپ کہلاتا ہے۔ دو ویسٹ فکسچرز کے نام لکھیں، وینٹ پائپ اور ویسٹ پائپ۔ EIA سے کیا مراد ہے؟ نئے پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے پروجیکٹ کی تکمیل پر ماحول کے پڑنے والے اثرات جو ہیں، ایک میں رکیے گا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ نمبرز مٹے ہوئے ہیں پھر ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نمبر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔
क्वेश्चन नंबर में गड़बड़ लग रही थी। अच्छा, हम यहाँ पे नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट की तकमील पर माहौल के पड़ने वाले मस्बत या मनफी असरात का अंदाज़ा लगाने को EIA कहा जाता है। इसमें मुआशरती और मुआशी पहलू का जायज़ा भी लिया जाता है। रिडक्शन की तारीफ़ करें। रिडक्शन से मुराद जब किसी मुरक्कब से ऑक्सीजन खारिज हो जाए, यानी अगर पेट्रोल, कुदरती गैस और कोयले को जलाने से सल्फेट यानी SO4 खारिज होते हैं, क्योंकि जलने के अमल के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। सीवेज की खुद कार सफाई का निज़ाम क्या है? ये एक सफाई का खुद का निज़ाम होता है जिसमें सीवेज की डिस्पोजल डाइल्यूशन तरीक़ा से होती है। आम सीवेज को बराह रास्त खुले पानी में डाल दिया जाता है, जहाँ पर कुदरती तौर से खुद ब खुद इसकी सफाई होती रहती है। सम्प वेल का मकसद लिखें। ये कुआं होता है जिसमें सीवेज का पानी डालकर जमा किया जाता है, फिर इस सम्प वेल में सीवेज किसी दरिया या नहर में डाल दिया जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया की तारीफ़ करें। एरोबिक बैक्टीरिया या आज़ाद ऑक्सीजन और रोशनी में काम करते हैं। ये बैक्टीरिया ताज़ा सीवेज की तहलील में हिस्सा लेते हैं। सीवेज की ऐसी तहलील को एरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। लिगोनिंग क्या है? ये छोटे छोटे तालाब होते हैं जिनमें स्लज को डालकर ठिकाने लगाया जाता है। इसके पेंदे पर ड्रेन पाइप बिछाए जाते हैं जिनके ऊपर राख या रेत की 6 इंच मोटी तह बिछाई जाती है। इस तालाब की गहराई 2 से 4 फीट तक रखी जाती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। इस किस्म के बैक्टीरिया इंसानों और हैवानों के फुजला के ज़रिए सीवेज में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा ज़िबा खानों और हस्पतालों से शामिल होने वाली सीवेज में भी इस किस्म के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। सीवेज की जरासीम कुशी की तारीफ़ करें। जरासीम कुशी। सीवेज की ट्रीटमेंट के तमाम मराहिल मुकम्मल हो जाने के बाद साफ़ शुदा सीवेज को पानी की कुदरती गुजरगाह में डाल दिया जाता है या फिर इससे आबपाशी का काम लिया जाता है। इस सीवेज में आम तौर पर बैक्टीरिया और दीगर छोटे जानदारों की कसीर तादाद मौजूद होती है। इन जरासीमों को तलफ करने के लिए ये क्या लिखा हुआ है जी? तलफ करने के लिए डैश को सीवेज की जरासीम कुशी कहा जाता है। इसको ये जो भी है DWF से क्या मुराद है? जवाब है ये लिखा हुआ है यहाँ पे ड्राई वेल्थ फ्लो, और ये आता है डिटेंशन पीरियड की तारीफ़ करें। सीवेज की इब्तदाई ट्रीटमेंट के लिए एक ग्रिड चैम्बर या डेट्रेटस टैंक तमीर किया जाता है जिसमें सीवेज के दाखिले से लेकर अखराज तक का अरसा यानी डिटेंशन पीरियड कहलाता है, जिसमें सीवेज के ठहरने का वक्फा 0.5 से 0.7 मिनट तक रखा जाता है। बेफल वाल्व्स का मकसद लिखें। ये है टैंक में सीवेज को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जाता, बल्कि सीवेज की रफ्तार इतनी सुस्त कर दी जाती है कि सीवेज में मौजूद मुअल्लिक कसावतें आसानी से तयनशीन हो जाती हैं। सीवेज की रफ्तार कम करने के लिए टैंक में रुकावट पैदा करने वाली दीवारें बेफर वाल्व्स मुहैया की जाती हैं। उसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं कि पेपर्स और कार्ड इंडस्ट्री में पैदा होने वाली आलूदगी के ज़राए और उनके असरात बयान करें। नाइट्रोजन साइकिल की वजाहत साफ़ सुथरी शक्ल की मदद से करें। ज़मीनी आलूदगी की वजूहात बयान करें। हवा की आलूदगी की तारीफ़ करें और हवा की आलूदगी से पैदा होने वाले मसाइल बयान करें। सीवेज की प्राइमरी ट्रीटमेंट के मराहिल बयान करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेपर आता है 2017 का सेकंड एनुअल का पेपर है, सप्लीमेंट्री का पेपर। माहौलियाती आलूदगी की तारीफ़ करें। पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी और ज़मीन की आलूदगी के मजमूआ को माहौल की आलूदगी कहा जाता है। इकोसिस्टम की तारीफ़ करें। ये रिपीट हुआ है। एक माहौल में मौजूद जानदारों और गैर जानदारों के दरमियान और आपस में इनका एक दूसरे पर इन्हसार होता है। इनकी ज़िंदगी गुजारने यानी लाइफ साइकिल में माहौल में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। किसी भी सतह पर इन जानदारों यानी लाइफ और बेजानों के दरमियान ताल्लुक़ को इकोसिस्टम कहा जाता है। पानी की आलूदगी के गैर मुकामी ज़राए की तारीफ़ करें। सतही पानी को आलूदा करने के लिए ये ज़राए किसी ख़ास मकाम से साफ़ पानी में आलूदगी शामिल नहीं करते, बल्कि एक बड़ी सतह से आलूदगी साफ़ पानी में शामिल कर रहे होते हैं, जैसा कि बारिशी पानी का बहाव इन स्टॉर्म वाटर वगैरह। बायो केमिस्ट्री की तारीफ़ करें। नामियाती अज्जा के मुतअल्लिका इल्म की शाख को बायो केमिस्ट्री कहा जाता है। इन नामियाती अज्जा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाइयाँ वगैरह शामिल हैं। केमिकल कोआगुलेशन की तारीफ़ करें। सीवेज में मौजूद बारीक और हल्के ठोस अज्जा को तहनशीन करने के लिए कुछ केमिकल सीवेज में शामिल कर दिए जाते हैं। ऐसे तहनशीनी के अमल को केमिकल कोआगुलेशन कहा जाता है। इस अमल के लिए सीवेज में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स में फटकरी सबसे ज़्यादा अहम है। ड्रॉ ऑफ चैनल की तारीफ़ करें। शुआई बहाव वाला टैंक के दीवार के बैरूनी तरफ एक खाई बनी होती है जिसको ड्रॉ ऑफ चैनल कहा जाता है। टैंक की बैरूनी दीवार के ऊपर से होते हुए सीवेज इस चैनल में गिरती है, जो कि प्लांट के अगले मरहले पर चली जाती है। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया की तारीफ़ करें।
ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया सेहत आमा के लिए नुकसानदायक नहीं होते, बल्कि इनमें से बहुत से बैक्टीरिया इंसानों और जानवरों की सेहत के लिए मुफीद होते हैं। सम्प वेल की तारीफ करें, ये एक गहरा कुआं होता है जिसमें स्लज को ट्रीटमेंट के लिए इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद आता है आपका मैन्योर क्या है। ये स्लज को 3 से 4 हफ्ते के लिए बेड पर ही रहने दिया जाए। जब स्लज को 3 से 4 हफ्ते के लिए बेड पर ही रहने दिया जाए तो यह खुश्क हो जाती है और यह बराह रास्त कुदरती खाद में तब्दील हो जाती है और इससे नशीबी इलाकों में बढ़ती के तौर पर भी डाला जाता है। लेगोन की तारीफ करें, ये छोटे छोटे तालाब होते हैं जिनमें स्लज डालकर ठिकाने लगाया जाता है। इस तालाब को की गहराई जो है 3 से 4 फीट तक होती है। स्लज की तहलील से क्या मुराद है? स्लज की तहलील से मुराद स्लज में मौजूद नामियाती मादों को मुस्तहकम सादा मुरक्कबात में तब्दील करना है। ये अमल इन एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सर अंजाम देते हैं। अरसा रोग की तारीफ करें। डिटेंशन पीरियड, पानी के किसी कतरा के टैंक में दाखिल होने से लेकर खारिज होने तक जितना वक्त लगता है इस अरसा को इसको अरसा रोग यानी डिटेंशन पीरियड कहा जाता है। गैर नामियाती मौदों की तारीफ करें। गैर नामियाती अज्जा मादनियात से ताल्लुक़ रखते हैं। इन अज्जा को सीवेज से आसानी से अलग किया जा सकता है। ये ठोस हालत में ही होते हैं जिनमें मट्टी, रेत और संगरेज़ वगैरह शामिल हैं। एरोबिक बैक्टीरिया की तारीफ करें। एरोबिक बैक्टीरिया आज़ाद ऑक्सीजन और रोशनी में काम करते हैं। ये बैक्टीरिया ताज़ा सीवेज की तहलील में हिस्सा लेते हैं। सीवेज की ऐसी तहलील को एरोबिक बैक्टीरिया यानी एरोबिक कहा जाता है। सेप्टिक टैंक और सुकेज पिट की तारीफ करें। सेप्टिक टैंक एक मुस्ततीली टैंक होता है जिसमें घरों से साफ़ किया गया गंदा पानी दाखिल किया जाता है। इस टैंक में 2 तरह के अमल वक़ूफ़ होते हैं। पहले अमल को अमल नथार यानी सेडिमेंटेशन कहा जाता है। दूसरे अमल को अमल तहलील यानी पिजेशन जो है वो कहा जाता है। सेप्टिक टैंक से खारिज होने वाले निस्बतन साफ़ पानी को ठिकाने लगाने के लिए एक गरा खोदा जाता है जिसको सोकेज पिट कहा जाता है। प्राइमरी आलूदगी की तारीफ करें। प्राइमरी आलूदगी ऐसी आलूदगी को कहा जाता है जो कि कुदरती ज़राए से या इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में बराह रास्त हवा में शामिल हो जाती है। ठीक है, जैसा कि मोटर गाड़ियाँ का धुआं, गर्द आलूदगी और आंधी और आतिशफशानी वगैरह। पोलन से पैदा होने वाली बीमारियां, ये एक आलूदगी है जो कि कुदरती ज़राए से फैलती है। ये आलूदगी ज़मीन, पौधों, दरख्तों और घास की डस्ट से फैलती है। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल बारीक कीड़े या बैक्टीरिया फूलों का बूरा इन दरख्तों से हवा में शामिल होकर आलूदगी फैलाते हैं। इनसे मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसा कि दमा, खांसी, एलर्जी और ख़तरनाक खारिश वगैरह लग जाती है। टेस्ट पेपर के तरीके का इस्तेमाल लिखें। इस तरीक़ा में हवा में गैसों की मौजूदगी और इनकी मकदार का पता चलाया जाता है। इस टेस्ट में मियारी टेस्ट पेपर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन पेपरों पर केमिकल लगे होते हैं जो कि हवा में मौजूद गैस के साथ कीमियाई अमल करके अपना रंग तब्दील कर लेते हैं। रंगों की तब्दीली को मियारी रंगों के साथ मवाजना करके गैसों का पता चलाया जा सकता है। हसास इलाका, पाकिस्तान में हसास इलाकों में हवा की आलूदगी का म्यार ठोस मौलिक ज़रात, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। रिकवरी सिस्टम क्या है? केमिकल इंडस्ट्री में फुजला खारिज होने वाली गैसों से अजाफी केमिकल या दीगर मसनूआत जो है वो हासिल की जा सकती हैं। मसलन मिसाल के तौर पर गंधक का तेज़ाब तैयार करते हुए फुजला में 5 से 10% तक सल्फ़र डाइऑक्साइड शामिल होती है। इसे अलग करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। सेटलिंग चैम्बर का इस्तेमाल लिखें। इसको ग्रेविटी चैम्बर भी कहा जाता है। इससे इस्तेमाल शुदा नकारा गैस में से ठोस ज़रात अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैब्रिक फ़िल्टर की तारीफ़ करें। इस किस्म के फ़िल्टर में फैब्रिक फ़िल्टर ट्यूबों की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्यूबें एक प्लेट के साथ लटकी होती हैं। इस प्लेट को जो है वो क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड जो है सॉरी कहा जाता है। ठीक है, ये फ़िल्टर के चैम्बर में लगे होते हैं। इनके नीचे एक होपर बना होता है। इस्तेमाल शुदा हवा जब इस फ़िल्टर में दाखिल होती है तो सबसे पहले एक रकावटी प्लेट के साथ टकराती है। बड़े ज़रात होपर में गिर जाते हैं और छोटे ज़रात जो है फ़िल्टरों में फंस जाते हैं। हवा की आलूदगी की तारीफ़ करें। हवा की आलूदगी से मुराद कुदरती हवा में ऐसी चीज़ों का शामिल हो जाना जो कि इंसानी और दीगर जानदारों की सेहत और बका के लिए जो है वो नुकसानदा है। सॉलिड वेस्ट के असरात जो हैं सेहत के मसाइल, पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी, सीवेज में रुकावट वगैरह। रिफ्यूज़ की तारीफ़ करें। ये एक वसी इस्तिलाह है। इसमें तमाम इस्तेमाल शुदा और नकारा चीज़ें शामिल हैं। इसमें गार्बेज और रबिश के अलावा राख, मुर्दा जानवर और सनती ज़िया वगैरह शामिल है। इसको अमूमन मुतफ़र्रिक रिफ्यूज़ भी कहा जाता है। पेलोराइजेशन की तारीफ़ करें। रिपीट हुआ सॉलिड वेस्ट में ऐसे अज्जा जिनमें खाद, कुदरती खाद की ये खसूसियात हो और इनको अलग करके पीस लिया जाता है जिसे पोलिमराइजेशन कहा जाता है।
कंपोस्टिंग की तारीफ करें। कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का ये एक तरीका ऐसा यानी कि तरीका है जिसमें कूड़ा करकट को कीमियाई और हयातियाती अवामिल के बाद इसे बेहतरीन कुदरती खाद में इस्तेमाल किया जाता है। शोर के इंसानी सेहत पर नफसियाती असरात होते हैं, डिप्रेशन, नींद में कमी, हवास बाख्ता होना। शोर नापने के आलात में डोजीमीटर, साउंड लेवल मीटर और उसके बाद इंटीग्रेटिंग साउंड मटीरियल, ये ऑल ऑफ दीजिए भी रिपीट हुआ है। ज़मीन की बुर्दगी की तारीफ करें। ज़मीन बुर्दगी से भी ज़मीन की आलूदगी में इजाफा होता है जिसे सॉइल एरोशन कहते हैं। और बुर्दगी से मुराद ज़मीन के अज्जा हवा या पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, दरख्तों की कटाई, आबादी में इजाफा, फसलों का बार बार काश्त करना और तमीरती कामों में इजाफा ज़मीन की बुर्दगी का बायस बन रहे हैं। ज़मीन का कुदरती माहौल आलूदगी से बचाव में मददगार साबित होता है, जबकि कुदरती माहौल में बिगाड़ आलूदगी में इजाफे का बायस बनता है। रीसाइकलिंग की तारीफ करें। सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए यह तरीका बेहतरीन यानी कि बेहतरीन तरीका है। इस तरीका में सॉलिड वेस्ट ये बेहतरीन तरीका है। इसमें सॉलिड वेस्ट इस तरीके में सॉलिड वेस्ट बराह रास्त या बिला वास्ता इस्तेमाल के काबिल अशिया को अलग कर लिया जाता है और बराह रास्त इस्तेमाल होने वाली अशिया को दोबारा अशिया वाली अशिया कहा जाता है। बिला वास्ता अशिया वाली यानी कि इस्तेमाल वाली अशिया को रीसाइकल इस्तेमाल अशिया जो कहा जाता है। आग लगने की वजूहत होती है सिग्नल नोशी, नाकस वायरिंग, बर्फ सुकूनी और या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज, स्पार्किंग, उसके बाद बर्की मशीनों का ओवरलोड या गर्म होना, उसके बाद आता है वेल्डिंग, स्पार्क या टांका लगाने के हालात, उसके बाद बिजली जो आसमानी बिजली गिरना, धमाके खेज मवाद, खुली रोशनी और शोले, आग पकड़ने वाली मायात की मौजूदगी। शोर की तारीफ करें। ऐसी आवाज़ जो सुनने वाले को अच्छी न लगे शोरगुल कहलाती है। शोर आराम में खलल पैदा करता है, इससे सेहत और मिजाज भी बिगड़ता है। फायर फाइटिंग का असल इनके तहरीर करें। फायर फाइटिंग के असूल दर्जा इसमें दर्जा हरारत को कम करना, हवा या ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना, ईंधन या जलने वाला मटीरियल को हटाना। बर्फ़ानी तूफ़ान की तारीफ करें। नमी वाली हवा जब फ़ज़ा में ज़्यादा सर्द लहरों में पहुँचती है तो बर्फ़ में तब्दील हो जाती है। फ़ज़ा में मुख्तलिफ़ दर्जा हरारत की लहरें और तहें मौजूद होती हैं, जबकि दो ठंडी तहों के दरमियान गर्म नमी वाली हवा पहुँचती है तो ये बर्फ़ में तब्दील होकर ज़मीन पर गिरना शुरू कर देती है। अगर निचली तह भारी हो तो ये बर्फ़ को नीचे रोके रखे तो ये बर्फ़ नरम जो है ओलों में तब्दील हो जाती है। कुदरती आफात की तारीफ करें। पूरे अर्ज़ पर मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ किस्म की आब हवा जो है पाई जाती है। इस तरह ज़मीन के अंदरूनी साख्त में मुख्तलिफ़ अज्जा पाए जाते हैं, इनमें कुदरती तौर पर तवाज़न कायम है। ठीक है, इस तवाज़न की वजह से ही कायनात का वजूद बरकरार है। जब कोई कभी तवाज़न में बिगाड़ पैदा होना शुरू होता है तो बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। अगर ये तब्दीलियाँ इंसान या इसके माहौल के मुवाफिक ना हो तो इन्हें कुदरती आफात यानी नेचुरल हज़ार्ड्स जो है वो कहा जाता है। आतिश फ़शानी की तारीफ करें। ज़मीन की गहराई में बारीक साम में बहुत गर्म लावा मौजूद है जो कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ज़मीन की सतह को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है और ज़मीन की सतह पर बहना शुरू कर देता है। ये आग मुसलसल या वक्फ़ों से निकलती है और सियाल मादा ज़मीन पर आबादियों और दीगर तमीरात तो फसलों वगैरह को तबाह करता हुआ गुज़रता है। इसे आतिश फ़शानी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका सेक्शन 2। सीवेज की प्राइमरी ट्रीटमेंट में बयान करें। सॉलिड वेस्ट की इकसाम तफसील के साथ बयान करें। ज़मीनी आलूदगी की वजूहत तफसील से बयान करें। पेपर एंड कार्ड इंडस्ट्री की आलूदगी के ज़राए जो हैं उसके असरात और तदारक बयान करें, तफसील से बयान करें। नाइट्रोजन साइकिल को तफसील से बयान करें। ठीक हो गया स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, तो अब हम डिस्कस करेंगे 2018 के फर्स्ट एनुअल पेपर को। ठीक है, इकोलॉजी की तारीफ़ करें। जानदारों और इनके माहौल के मुतालिक ताल्लुक़ के इल्म को इकोलॉजी कहा जाता है। पानी की आलूदगी के मकामी ज़राए की तारीफ़ करें। पानी को आलूदा करने के ये ज़राए मखसूस मकामात पर होते हैं, जैसे कि किसी सनती अदारे का इस्तेमाल शुदा गंदा पानी साफ़ पानी में डाला जाना, किसी आबादी का इस्तेमाल शुदा गंदा पानी किसी दरिया, नदी या समंदर में गिराना वगैरह। दर्जा हरारत की आलूदगी की तारीफ़ करें। पानी के ज़खायर में दर्जा हरारत की कमी बेशी भी आलूदगी कहलाती है, क्योंकि इससे भी पानी के म्यार पर असर पड़ता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो आलूदगी से क्या मुराद है। बड़े साइज़ के अज्जा जो कि पानी में हल शुदा या तैरते हुए पाए जाते हैं माइक्रो आलूदगी कहलाते हैं। इनमें सब्जियों के छिलके और पत्ते, प्लास्टिक, कागज़ के टुकड़े और दीगर किस्म का कूड़ा करकट शामिल है।
फैक्टिटोबैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, की तारीफ़ करें, इंग्लिश में देख सकते हैं आप। ये बैक्टीरिया अंधेरे में भी काम करते हैं और रोशनी में भी काम करते हैं। इस तरह ये बैक्टीरिया आज़ाद ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी काम कर सकते हैं और गैर मौजूदगी में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिजर्वेटर्स जो है उसकी तारीफ़ करनी है। बाज़ टेस्टों के लिए नमूना अगर काफ़ी देर पड़ा रहे तो इस टेस्ट के नताइज पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाज़ इक़साम के टेस्टों के लिए स्टोरेज के कुछ देर पड़ा रहने से नताइज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। इसके लिए नमूना जात को कम दर्जा हरारत पर रखा जाता है। बाज़ टेस्टों को महफूज करने के लिए कुछ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, इन्हें प्रिजर्वेटर्स कहा जाता है। कोआगुलेंट की तारीफ़ करें। सीवेज में शामिल ठोस अज्जा को अलग करने के लिए तहनशीनी का अमल किया जाता है। तहनशीनी के अमल के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को कोआगुलेंट यानी कि जो है केमिकल्स कोआगुलेंट कहलाते हैं। केमिकल्स के इस्तेमाल से छोटे छोटे ज़रात मिलकर बड़े ज़रात बन जाते हैं और भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया की तारीफ़ करें। पैथोजेनिक बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। इस किस्म के बैक्टीरिया इंसानों और हैवानों के फुजला के ज़रिए सीवेज में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा ज़िबाखानों और हस्पतालों से शामिल होने वाले सीवेज में भी इस किस्म के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। स्लज कंडीशनिंग से क्या मुराद है? सेडिमेंटेशन टैंक में सीवेज की रफ्तार इंतहाई सुस्त कर दी जाती है, जिससे सीवेज में मौजूद ठोस अज्जा तहनशीन हो जाते हैं। इस तरह टैंक के पिंदे पर जमा होने वाले ठोस अज्जा जो हैं वो स्लज की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इन अज्जा को खुश्क करने से पहले इसको कुछ ऐसे मरहलों से गुजारा जाता है जिसके बाद इसमें से पानी जो है वो खुश्क हो जाता है। इस मरहला को स्लज कंडीशन कहा जाता है। एलिवेट्रिएशन की तारीफ़ करें। इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की मिकदार में कमी करने के लिए कंडीशनिंग से पहले स्लज को एक मरहला से गुजारा जाता है जिसे एलिवेट्रिएशन कहा जाता है। इस अमल में स्लज को साफ़ पानी या तहलील शुदा सीवेज से धोया जाता है। इस तरह केमिकल्स के साथ कीमियाई अमल में हिस्सा लेने वाले अज्जा अलग हो जाते हैं। थर्मोफिलिक तहलील की तारीफ़ करें। इस तहलील में स्लज को मसनूई तरीक़ा से गर्म किया जाता है। इस तरीक़ा में तहलील का अमल जो है वो 7 से 10 दिन में मुकम्मल हो जाता है और इनके लिए इंतहाई मौजूद दर्जा हरारत 54 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरीक़ा में तहलील में हिस्सा लेने वाले बैक्टीरिया तेज़ी से अमल करते हैं। तहनशीनी की तारीफ़ करें। इस अमल में पानी में मौजूद ठोस अज्जा तहनशीन हो जाते हैं। इस तरीक़ा में सेप्टिक टैंक के अंदर पानी की वेलोसिटी कम कर दी जाती है। जितनी वेलोसिटी सुस्त होगी अम्ल निथार उतना ही ज़्यादा होगा। नामियाती मादों की तारीफ़ करें। सेडिमेंटेशन के दौरान सीवेज में शामिल ठोस मौजूद जो है वो ठोस अज्जा तहनशीन हो जाते हैं, जिन्हें नामियाती मादे जो है वो कहा जाता है, जो कि आम अमल इन्हज़ाम में इन एरोबिक बैक्टीरिया के ज़रिए हल हो जाते हैं। इन एरोबिक बैक्टीरिया की तारीफ़ करें। इन एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन और रोशनी की गैर मौजूदगी में काम करते हैं। ये बैक्टीरिया बासी सीवरेज की तहलील में हिस्सा लेते हैं। सीवरेज की ऐसी तहलील को इन एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि इन एरोबिक तहलील कहा जाता है। सॉकेट पिट बनाने का मकसद तहरीर करें। सेप्टिक टैंक से खारिज होने वाले निस्बतन साफ पानी को ठिकाने लगाने के लिए एक गड्ढा खोदा जाता है जिसको सोकेज पिट कहा जाता है। इसे सोकेज वेल भी कहा जाता है। डाइल्यूशन फैक्टर की तारीफ़ करें। सीवेज की डिस्पोजल के लिए डाइल्यूशन का तरीका अख्तियार करने से पहले सीवेज और कुदरती पानी के म्यार का अंदाज़ा लगाया जाता है। सीवेज की मिकदार के लिए कम अज़ कम कितने पानी की ज़रूरत होगी, सीवेज पानी की मिकदार की निस्बत डाइल्यूशन फैक्टर कहलाता है। ज़मीन की सीवेज से जो क्या कहते हैं सिकनेस से क्या मुराद है? ज़मीन के किसी हिस्से पर मुसलसल सीवेज बहाने से ज़मीन के मसाब बंद हो जाते हैं और इसकी सीवेज को जज़ब करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ज़मीन की इस हालत को मसामों का बंद होना यानी सिकनेस ऑफ लैंड कहलाता है। हवा की सेकेंडरी आलूदगी से क्या मुराद है? सेकेंडरी आलूदगी ऐसी आलूदगी को कहा जाता है जो कि प्राइमरी आलूदगी के केमिकल एक्शन के नतीजे में बनती है। अक्सर ये अमल धूप की मौजूदगी में वक़ूफ़ होते हैं। इसकी मिसाल ओज़ोन जो कि तमाम जानदारों की सेहत के लिए नुकसानदा है। तापकार गैसों से पैदा होने वाली बीमारियाँ लिखें। तापकार गैसें एटमी बिजली घरों से हवा में शामिल होती हैं। इनकी वजह से जो है आपके जेनेटिक यानी जन्नियाती जो आपकी बीमारियाँ जो हैं और कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियाँ फैलती हैं। तेज़ाबी बारिश से क्या मुराद है? तेज़ाबी बारिश भी आम तरह की बारिश की तरह ही होती है, मगर इसके पानी में तेज़ाब शामिल होता है। फ़ज़ा में ये तेज़ाब ऑक्साइड्स की वजह से बनता है। ये ऑक्साइड्स ईंधन के जलने के अमल से बनते हैं।
جب فضا میں پہنچتے ہیں تو پانی کے ساتھ مل کر تیزاب بناتے ہیں جو کہ بارش کی شکل میں زمین پر پہنچتا ہے۔ ہوا کی آلودگی سے پیدا ہونے والی 4 بیماریاں لکھنی ہیں، جن میں دمہ اور کھانسی، دل کی بیماریاں، کینسر اور جلدی بیماریاں وغیرہ شامل ہیں۔ انڈیکیٹر ٹیوب کا طریقہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ ٹیسٹ ہوا میں موجود گیسوں کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں مخصوص گیس کے لیے مخصوص ٹیوب استعمال کی جاتی ہے جس میں مطلوبہ گیس کو ظاہر کرنے والا کیمیکل جو ہے وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ ڈیپ بیڈ فلٹر کی تعریف کریں۔ اس میں ہوا کو صاف کرنے کے لیے نمدے لگے ہوتے ہیں۔ جب استعمال شدہ ہوا فلٹر میں سے گزرتی ہے تو نمدے کے سوراخوں میں ٹھوس ذرات پھنس جاتے ہیں اور ہوا صاف ہو جاتی ہے۔ ایئر کنڈیشنروں میں اس قسم کے فلٹر لگے ہوتے ہیں۔ سپرے ٹاور کا استعمال لکھیں۔ سپرے ٹاور استعمال شدہ گندی گیس کو صاف کرنے کے لیے سپرے ٹاور بنائے جاتے ہیں۔ اس میں صفائی کا بندوبست اس طرح کیا جاتا ہے کہ استعمال شدہ ہوا ٹاور کے نچلے حصے میں جمع ہو جاتی ہے جہاں سے انہیں پانی کے ذریعے بہا کر محفوظ طریقہ سے ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ سلیگ کی تعریف کریں۔ کان کنی یعنی مائننگ سے حاصل ہونے والا ناقص مٹیریل اور میل کچیل یعنی سلیگ جو کسی کام میں استعمال نہ ہو سکے ناکارہ سمجھ کر پھینک دیتے ہیں جو کہ سالڈ ویسٹ ہوتا ہے۔ گاربیج کی تعریف کریں۔ یہ ایسی گندی اشیاء کو کہا جاتا ہے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں خراب شدہ سبزیاں، پھل اور ان کے چھلکے اور ان سے تیار ہونے والی چیزیں اور گوبر وغیرہ شامل ہیں۔ جب ان اشیاء کو کسی جگہ پر پھینکا جائے تو یہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ماحول میں مکھیاں اور دیگر جو جراثیم وہ جنم لیتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ ربش کی تعریف کریں۔ خشک کوڑے کو جو ہے وہ سولڈ ویسٹ جو ہوتا ہے اس کو ربش کہا جاتا ہے۔ اس میں کاغذ، گتا، لکڑی کے ٹکڑے، ٹوٹا ہوا شیشہ، مختلف دھاتوں کے ٹکڑے وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے پھیلنے سے علاقہ گندا نظر آتا ہے لیکن یہ بیماریاں پھیلانے کا باعث نہیں بنتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ آتا ہے انسائنریشن۔ انسائنریشن کی تعریف کریں۔ اس طریقہ کے مطابق آبادی سے کوڑا کرکٹ اٹھا کر آبادی سے دور لے جا کر جلا دیا جاتا ہے۔ صحت عامہ کے لیے یہ طریقہ بہتر ہے کیونکہ اس طریقہ میں کوڑا کرکٹ کے ساتھ ہی جراثیموں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شور پر قابو پانے کے طریقے لکھیں۔ آواز کو کم کرنا، رکاوٹ کھڑی کرنا، کاریگروں کی کانوں کی حفاظت کے آلات کا استعمال وغیرہ۔ اس کے بعد آتا ہے 3 R's پرنسپل بیان کریں۔ زمینی آلودگی کو کم کرنے کے لیے یہ کام کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے مضر اثرات کی وجہ سے زمین پر زندہ رہنا ہی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ زمینی آلودگی کو کم کرنے کے 3 اصول جو ہوتے ہیں جنہیں 3 R's کہا جاتا ہے، اس میں ریڈیوس، ری یوز اینڈ ری سائیکل وغیرہ شامل ہیں۔ ڈی نائٹریٹ فکسیشن، ٹھیک ہے، فکیشن، ڈی نائٹریفیکیشن کی تعریف کریں۔ فضا میں نائٹروجن کی کمی ہوتی رہتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈی نائٹریفیکیشن کا عمل جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے جس میں نائٹریٹس دوبارہ نائٹروجن گیس میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ عمل بھی این ایروبک بیکٹیریا گہری زمین یا گہرے سمندر میں کرتے رہتے ہیں۔ JBIC سے کیا مراد ہے؟ JBIC سے مراد ہے جاپان بینک آف انٹرنیشنل کوآپریشن۔ سوائل فکسچرز کی تعریف کریں۔ یہ نظام بدبودار مادوں کے اخراج کے لیے ہے۔ اس نظام میں کموڈ یعنی WC اور یورینل سے انتہائی غلیظ مواد داخل ہوتا ہے۔ اس مواد کو الگ پائپوں سے گلی کے سیور میں ڈالا جاتا ہے۔ ویسٹ پائپ کی تعریف کریں۔ اس پائپ میں انسانی فضلہ اور پیشاب وغیرہ شامل نہیں ہوتا۔ نظام کے اس حصہ میں پانی باورچی خانہ اور غسل خانہ وغیرہ سے آتا ہے۔ اس کو گلی کے سیور سے ملا دیا جاتا ہے۔ واٹر سیل کی تعریف کریں۔ واٹر سیل پلمبنگ کی تنصیبات کے ساتھ ٹریپ لگایا جاتا ہے تاکہ سیوریج کے نظام میں پیدا ہونے والی گندی گیسیں عمارت میں داخل نہ ہو سکیں۔ ٹریپ کے اندر پانی کی ایک مخصوص مقدار موجود رہتی ہے۔ اس پانی کے کھڑا رہنے کو واٹر سیل کہتے ہیں۔ ریزروائر ٹائم کی تعریف کریں۔ پانی جتنا عرصہ کسی ایک ریزروائر میں رہتا ہے اسے ریزروائر کا عرصہ یعنی ریزروائر ٹائم کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے کنڈنسیشن کی تعریف کریں۔ فضا میں موجود آبی بخارات کا بادلوں یا دھند میں تبدیل ہو جانا کنڈنسیشن کہلاتا ہے۔ لانگ کوشچن آگے سیکشن 2 سلج کو ٹھکانے لگانے کے طریقے بیان کریں۔ ہوا کی آلودگی کم کرنے والے آلات تفصیل سے بیان کریں۔ انسانی صحت پر شور کی آلودگی کے کیا اثرات ہیں اور شور کی آلودگی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ سیور کی وینٹیلیشن کی تعریف کریں اور سیور کی وینٹیلیشن کے طریقے بیان کریں۔
کھاد فیکٹری کی آلودگی کے اثرات و تدارک بیان کریں. کویشچن پیپر جو ہے 2018 کا سیکنڈ میں سپلیمنٹری کا پیپر ہے. آبی آلودگی کی تعریف کریں. واٹر پولوشن سے مراد کوریڈورز پر موجود پانی کے ذخائر کا آلودہ ہونا ہے. پانی کے ذخائر سے مراد سمندر، جھیلیں اور دریا اور زیر زمین پانی کا ذخیرہ ہے. یہ ذخیرہ اس وقت آلودہ ہوتے ہیں جب ان ذخائر میں گندا پانی شامل ہوتا ہے. آبی آلودگی کے اثرات لکھنے ہیں. پانی کی آلودگی سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ آلودگی کی وجہ سے پانی میں ہونے والے از خود صفائی کا عمل متاثر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آلودہ پانی میں نامیاتی مادوں کی موجودگی کی وجہ سے حل شدہ آکسیجن یعنی ڈیسولوڈ آکسیجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اس طرح آکسیجن کا اخراج جو ہے جسے ڈی آکسیجنیشن کا عمل جو ہے وہ کم ہوتا ہے، جس سے پانی کے جاندار ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ آلودہ پانی میں تیرتی ہوئی غلاظتیں ہوتی ہیں جو کہ جھیل یا سمندر میں تنشین ہو کر بدبو پیدا کرتی ہیں اور آلودگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے. ندیوں اور دریاؤں میں آلودہ پانی شامل ہونے سے ان کا پانی صاف جن کے استعمال کے قابل نہیں رہتا. اگر کسی آبادی کو پانی سپلائی کرنا ہو تو صفائی پر زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اگر صفائی کا عمل ادھورا کیا جائے تو پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جو ہیں ان کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. بی او ڈی کی تعریف کریں. سیویج میں موجود نامیاتی اجزاء کی تحلیل کے لیے درکار آکسیجن کی مقدار کو مطلوبہ حیاتیاتی آکسیجن یعنی اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ کہا جاتا ہے. سیوریج کی ایروبک تحلیل کی تعریف کریں. ایروبک بیکٹیریا آزاد آکسیجن اور روشنی میں کام کرتے ہیں. یہ بیکٹیریا تازہ سیویج کی تحلیل میں حصہ لیتے ہیں. سیویج کی ایسی تحلیل کو ایروبک بیکٹیریا یہ ایروبک کہا جاتا ہے. ہوا کی پرائمری اور سیکنڈری آلودگی کیا ہے؟ سیکنڈری آلودگی ایسی آلودگی کو کہا جاتا ہے جو کہ پرائمری آلودگی کے کیمیکل ایکشن کے نتیجے میں بنتی ہے. اکثر یہ عمل دھوپ کی موجودگی میں وقوع پذیر ہوتے ہیں. اس کی مثال اوزون ہے جو کہ تمام جانداروں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ رپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. پرائمری آلودگی ایسی آلودگی کو کہا جاتا ہے جو کہ قدرتی ذرائع سے یا انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں براہ راست ہوا میں شامل ہو جاتی ہے، جیسا کہ موٹر گاڑیوں کا دھواں، گرد آلود، آندھی اور آتش فشانی وغیرہ. سیکنڈری آلودگی جو ہے ریپیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تیزابی بارش سے کیا مراد ہے؟ تیزابی بارش بھی عام طرح کی بارش یا برف باری کی طرح ہی ہوتی ہے مگر اس کے پانی میں تیزاب شامل ہوتا ہے. فضا میں یہ تیزاب آکسائڈز کی وجہ سے بنتا ہے. یہ آکسائڈز ایندھن کے جلنے کے عمل سے بنتے ہیں. جب فضا میں پہنچتے ہیں تو پانی کے ساتھ مل کر تیزاب بناتے ہیں جو کہ بارش کی شکل میں جو ہے وہ زمین پر پہنچتا ہے. تیزابی بارش سے مچھلی اور دیگر آبی جانور مر جاتے ہیں. اوزون کی تہ میں کمی سے کیا مراد ہے؟ ہوا کی آلودگی کی وجہ سے کورہ ہوائی کے گرد موجود اوزون کی تہ کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس آلودگی کی وجہ سے اس تہ کی موٹائی کم ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے سورج کے نقصان دہ شعاعیں زیادہ مقدار میں زمین پر پہنچتی ہیں اور گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس نقصان سے زمین کا جنوبی قطب زیادہ متاثر ہو رہا ہے. این ایروبک بیکٹیریا کی تعریف کریں. این اور ان ایروبک دونوں آئے ہوئے ہیں. این ایروبک بیکٹیریا آکسیجن اور روشنی کی غیر موجودگی میں، بلکہ اسی کو بولتے ہیں این ایروبک، غیر موجودگی میں کام کرتے ہیں. ایروبک اور این ایروبک ہوتے ہیں نا. یہ بیکٹیریا باسی سیوریج کی تحلیل میں حصہ لیتے ہیں. سیوریج کی ایسی تحلیل کو این ایروبک جو تحلیل جو ہے وہ کہا جاتا ہے. سیٹلک ٹینک کا مقصد لکھیں. اس ٹینک کو سیڈمنٹیشن ٹینک بھی کہا جاتا ہے اور اسے کلیریفائر بھی کہا جاتا ہے. اس کی مدد سے سیوریج میں موجود باریک ٹھوس ذرات کو طے نشین کر کے سیوریج سے الگ کیا جاتا ہے. سالڈ ویسٹ کی ری سائیکلنگ کی تعریف کریں. سالڈ ویسٹ پر ٹھکانے لگانے کا یہ طریقہ بہترین ہے کہ اس طریقہ میں سالڈ ویسٹ میں سے براہ راست یا بلا واسطہ استعمال کے قابل اشیاء کو الگ کر لیا جاتا ہے. براہ راست استعمال ہونے والی اشیاء کو دوبارہ استعمال یعنی ری یوز والی اشیاء کہا جاتا ہے. بلا واسطہ استعمال والی اشیاء کو ری سائیکل اشیاء کہا جاتا ہے. ری فیوز کی تعریف کریں. یہ ایک وسیع اصطلاح ہے. اس میں تمام استعمال شدہ اور ناکارہ چیزیں شامل ہیں. اس میں گاربیج اور ربش کے علاوہ راکھ، مردہ جانور اور صنعتی ضیاء وغیرہ شامل ہیں. اس کو عموماً متفرق جو ریفیوز جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مکس ریفیوز. ربش کی تعریف کریں. رپیٹ ہوا ہے. خشک کوڑے کرکٹ کو ربش کہا جاتا ہے. اس میں کاغذ، گتا، لکڑی کے ٹکڑے، ٹوٹا ہوا شیشہ، مختلف دھاتوں کے ٹکڑے وغیرہ شامل ہیں. اس کے پھیلنے سے علاقہ گندا نظر آتا ہے لیکن یہ بیماریاں پھیلانے کا باعث نہیں بنتا کیونکہ اس میں نا گتا، کاغذ وغیرہ ہی ہوتے ہیں. سالڈ ویسٹ کی اقسام کے نام لکھیں. متعدد ذرائع سے حاصل ہونے والے سالڈ ویسٹ کے اجزاء جو ہے تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے کاغذ، گتا، شیشہ، پلاسٹک، ٹھیک ہے، لکڑی، ربڑ، کھانے پینے کی اشیاء، ٹیکسٹائل، دھاتی اشیاء، دیگر اشیاء، سلیگ اور راکھ وغیرہ. سالڈ ویسٹ اکٹھا کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر لکھیں. کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کرتے ہوئے متعدد نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کرتے وقت ڈسٹ بین مناسب سائز کے ہونے چاہیے اور ان کی شکل ایسی ہو کہ ان سے بدبو باہر نہ آ سکے. کوڑا کرکٹ اٹھاتے وقت قریبی گھروں میں رہنے والوں کو ناگواری کا احساس نہیں ہونا چاہیے. کوڑا کرکٹ ڈسٹ بین میں کم از کم
جو ہے کم از کم وقت تک رہنا چاہیے. اس کے خالی کرنے کا مقرر وقت جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس مقرر وقت سے قبل جو ہے کچھ دیر قبل کوڑا کرکٹ اس میں پھینکنا چاہیے. کوڑا کرکٹ کو جلد از جلد اٹھا لینا چاہیے. کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے گاڑیاں ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ جلد از جلد ان کو خالی کر کے کوڑا کرکٹ لے جائیں. بہتر ہے کہ ایسا بندوبست ہو کہ ان ڈسٹ بین کو اٹھا کر بڑی گاڑیوں میں الٹایا جا سکے. سالڈ ویسٹ کے جلانے کے عمل کی تعریف کریں. اس طریقہ کے مطابق آبادی سے کوڑا کرکٹ اٹھا کر آبادی سے دور لے جا کر جلا دیا جاتا ہے. صحت عامہ کے لیے یہ طریقہ بہتر ہے کیونکہ اس طریقہ میں کوڑا کرکٹ کے ساتھ ہی جراثیموں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. شور سے کیا مراد ہے؟ ایسی آواز جو سننے والے کو اچھی نہ لگے شور و غل کہلاتی ہے. شور آرام میں خلل پیدا کرتا ہے. اس سے صحت اور مزاج بھی بگڑتا ہے. شور کو ناپنے کی اکائی ڈیسیبل ہے اور اسے ڈی بی سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. شور کو قابو کرنے کے طریقے جو ہیں اس میں آواز کو کم کرنا, رکاوٹ کھڑی کرنا, کاریگروں کے کانوں کی حفاظت کے آلات کا استعمال. یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. شور کے ذرائع کے نام ہیں صنعتی ذرائع, ٹرانسپورٹ, گھریلو شور, اسپیکر کا استعمال, زرعی مشینری اور تعمیراتی کام اور دیگر ذرائع وغیرہ شامل ہیں. زمینی آلودگی کی وجوہات کی فہرست بنائیں. اس میں جو وجوہات ہیں ان میں کھادوں کا استعمال, زہریلی ادویات کا استعمال, ٹھوس کوڑا کرکٹ اور زمین کی بردگی وغیرہ شامل ہے. فیبرک فلٹر کی تعریف کریں. جب ہوا سے ٹھوس ذرات الگ کرنے ہو تو فیبرک فلٹر استعمال کیا جاتا ہے. اس قسم کے فلٹر میں فیبرک فلٹر ٹیوبوں کی شکل میں ایک پلیٹ کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہے. سلفر سائیکل کی تعریف کریں. سلفر بنیادی طور پر معدنیات کی شکل میں موجود ہوتا ہے. سلفر زمین کا ایک اہم جزو ہے. یہ جانوروں اور پودوں کی خوراک کا حصہ بنتا ہے. پھر یہ مختلف عوامل طے کرتے ہوئے دوبارہ معدنیات کی شکل اختیار کر لیتا ہے. عوامل کے اس سلسلہ کو سلفر کا سائیکل کہا جاتا ہے. نائٹروجن سائیکل کے مراحل کی فہرست بنائیں جس میں نائٹروجنی جو آپ کی آئے گی فکسیشن, ڈکے اور نائٹری فکسیشن. ٹھیک ہے, نائٹروجن کی فکسیشن کی تعریف کریں. نائٹروجن فکسیشن سے مراد ہے نائٹروجن کا ایٹم کا کسی دوسرے عنصر کے ایٹم کے ساتھ کیمیائی طور پر ملنا ہوتا ہے اور نائٹروجن فکسیشن کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. سلفر سائیکل میں انسانی کردار بیان کیجیے. سلفر کو زمین کے اوپر لے کر آنا انسان کا بہت بڑا کردار ہے. زمین سے پانی اور معدنیات حاصل کرنے کے لیے گہرے گہرے سوراخ کرنا, دھات کاری اور ایندھن جلا کر سلفر کو فضا میں داخل کرنا. پیٹرول, قدرتی گیس اور کوئلے کو جلانے سے سلفیٹ خارج ہوتے ہیں. ژالہ باری کی تعریف کریں. ژالہ باری برف کے چھوٹے چھوٹے گولے برسنے کو کہا جاتا ہے. ژالہ باری اکثر آندھی اور طوفان کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ فصلوں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچاتی ہے. ژالوں کا سائز 5 ملی میٹر سے 15 ملی میٹر تک ہو سکتا ہے. جتنا سائز بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا. بڑے سائز کے اولوں یعنی ہیلز کے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ سکتے ہیں. اس سے انسانوں اور جانوروں کی جانوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے. سیویج کی ٹریٹمنٹ کے مقاصد تحریر کریں. سیویج کے پرانا ہو جانے پر اس میں زہریلی اور بدبودار گیسیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ مہلک بیماریاں پھیلانے والے جراثیم بھی بکثرت پیدا ہو جاتے ہیں. اگر ایسے سیویج کو آبادی سے جلد نکالنے کا بندوبست نہ ہو تو علاقہ میں بدبودار گیسیں پھیل جائیں گی جس سے مختلف قسم کی مہلک بیماریاں بھی پھیل جائیں گی. وینٹیلیشن کے طریقوں کے نام لکھیں. وینٹیلیشن کے کئی طریقے اپنائے جاتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. اس میں سادہ خراج, سادہ داخلہ, مرکزی پلانٹ سسٹم, سکشن, اس کے بعد آپ کا آتا ہے ایئر کنڈیشننگ. کھاد کی صنعت میں ویسٹ کی اقسام کی فہرست بنائیں جس میں آلودہ ہوا, آلودہ پانی, سالڈ ویسٹ, شور و غل. ڈیری انڈسٹری کے مراحل کی فہرست بنائیں جس میں چلنگ, پاسچرائزیشن اور ہوموجینائزیشن. چمڑا سازی کی آلودگی کے اثرات میں غیر حل شدہ ٹھوس اشیاء, نمکیات, بی او ڈی کی شمولیت, کرومیم, نامیاتی مادے وغیرہ شامل ہیں. انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے؟ نئے پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اس پروجیکٹ کی تکمیل پر ماحول کے پڑنے والے مثبت یا منفی اثرات کا اندازہ لگانے کو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. اس میں معاشرتی اور معاشی پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے. پاکستان میں قائم ادارہ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جسے PEA یعنی کہا جاتا ہے کہ منصوبے کے شروع ہونے پر ماحول پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لینا ہے. پہلے سوال آیا تھا ایک پیپر میں ایکولوجی کی تعریف کریں. جاندار اور ان کے ماحول کے تعلق کے علم کو ایکولوجی کہا جاتا ہے. ریپیٹ ہوا ہے. ڈبل پائپ سسٹم کی تعریف کریں. ڈبل پائپ سسٹم بہت پرانا سسٹم ہے. تمام لوکل اتھارٹیز اس سسٹم کو تسلیم کرتی ہیں. اس سسٹم میں سوائل اور ویسٹ پائپ علیحدہ علیحدہ نصب کیے جاتے ہیں. ایک سوائل پائپ اور دوسرا ویسٹ پائپ, تیسرا ویسٹ پائپ اور چوتھا اس کا وینٹ پائپ ہوتا ہے. ٹرانسپائریشن سے کیا مراد ہے؟ ٹرانسپائریشن پودے زمین سے پانی جذب کر کے
पत्तों के रस्ते हवा में खारिज कर देते हैं। पानी के इस तरह सफ़र को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। कुछ पानी ज़मीन से भी बुखारात बनकर हवा में शामिल हो जाता है, ये भी ट्रांसपायरेशन में शामिल है। ग्रिड चैम्बर का फंक्शन क्या है? सीवेज में मौजूद बड़े साइज़ के गैर नामियाती मादे अलग करने के लिए सीवर के रास्ते में छोटे साइज़ का एक टैंक तमीर किया जाता है, जिसे ग्रिड चैम्बर कहा जाता है। इस चैम्बर में जालियों की मदद से नामियाती मादों को अलग किया जाता है। स्कीमिंग टैंक का क्या मकसद है? सीवेज में मौजूद कुछ कसावटें इसकी सतह पर तैरना शुरू हो जाती हैं। इन कसावटों में अक्सर तेल, ग्रीस, साबुन और दीगर मैल कुचैल वगैरह शामिल होता है। सीवेज में इनकी मौजूदगी से ट्रीटमेंट का अमल पेचीदा हो जाता है और इनकी वजह से ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को भी नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा इन कसावटों की वजह से सीवेज के बहाव में भी रुकावट पैदा होती है। इन कसावटों को अलग करने के लिए सीवर के रास्ते में स्कीमिंग जो टैंक है वो तमीर किया जाता है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कम्यूनेटर का क्या मकसद है? कम्यूनेटर जदीद किस्म के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डेट्रेट्स टैंक, ग्रिड चैम्बर या स्क्रीन से हासिल होने वाले मवाद को बारीक पीस कर दोबारा सीवेज में शामिल कर दिया जाता है। इस निकाले गए मवाद को पीसने के लिए कम्यूनेटर इस्तेमाल होता है। अब सेक्शन हमारा 2 आ गया, जिसमें यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, सीवेज की प्राइमरी ट्रीटमेंट से क्या मुराद है? सीवेज की ट्रीटमेंट का फ्लो चार्ट बनाएं और ट्रीटमेंट के तमाम मराहिल ज़ाहिर करें। फास्ट चक्कर की तफसीलन वजाहत करें। कार्बोहाइड्रेट्स और इसका सीवेज में किरदार बयान करें। सॉलिड वेस्ट की रिसाइकलिंग की तफसील से भी इनके बयान करें और वेंट और वेंटिंग की वजाहत करें। अब हम डिस्कस करते हैं 2019 के फर्स्ट एनुअल पेपर को कि माहौलियाती आलूदगी की तारीफ़ करें। पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी और ज़मीन की आलूदगी के मजमूआ को माहौल की आलूदगी कहा जाता है। और उसके बाद आता है इंसानी इकोलॉजी की तारीफ़ करें। तो इसमें माहौल के बिगड़ने की वजूहात और बिगड़े माहौल को दुरुस्त करने के इक़दाम का मुताला किया जाता है। बनी नू इंसान और इसके माहौल के ताल्लुक़ के इल्म को इंसानी इकोलॉजी कहा जाता है। पानी की नामियाती आलूदगी की तारीफ़ करें। सतही पानी हो या ज़ैर ज़मीन पानी हो, इसमें मदरजा ज़ैर नामियाती आलूदगी हो सकती है, जिससे साबुन, सब्जियों के छिलके, पत्ते वगैरह, घी, चर्बी और तेल वगैरह, पेट्रोलियम मसनूआत, कॉस्मेटिक्स और कैलोरीन के मुरक्कबात वगैरह जो है वो हो सकते हैं। सीवेज की एनएरोबिक तहलील से आप क्या मुराद लेते हैं? एनएरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन और रोशनी की गैर मौजूदगी में काम करते हैं। ये बैक्टीरिया बासी सीवरेज की तहलील में हिस्सा लेते हैं। सीवरेज की ऐसी तहलील को एनएरोबिक तहलील कहा जाता है। बीओडी क्या है? ये भी रिपीट हुआ है। सीवेज में मौजूद नामियाती अज्जा की तहलील के लिए दरकार ऑक्सीजन की मिकदार को मतलूबा हयातियाती ऑक्सीजन यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया की तारीफ करें। बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। इस किस्म के बैक्टीरिया इंसानों और हैवानों के फुजला के ज़रिए सीवेज में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा ज़िबाखानों और हस्पतालों से शामिल होने वाले सीवेज में भी इस किस्म के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। सीवेज की ट्रीटमेंट से क्या मुराद है? सीवेज से ठोस अज्जा को यानी कि सीवेज से अलग करने और इनको बेज़र बनाने के अमल को सीवेज की ट्रीटमेंट कहा जाता है। हवा की सानवी आलूदगी की तारीफ़ करें। सेकेंडरी आलूदगी ऐसी आलूदगी को कहा जाता है जो कि प्राइमरी आलूदगी के केमिकल एक्शन के नतीजे में बनती है। अक्सर ये अमल धूप की मौजूदगी में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। इसकी मिसाल ओज़ोन है जो कि तमाम जानदारों की सेहत के लिए नुकसानदा है। हवा की आलूदगी से के ज़राए के नाम लिखें। इसमें कुदरती ज़राए, मसनूई ज़राए शामिल हैं। कुदरती ज़राए में पोलन और धूल है, और जबकि मसनूई ज़राए में ठोस ज़रात और गैसें वगैरह शामिल हैं। रबिश क्या है? खुश्क कूड़े को रबिश कहा जाता है। इसमें कागज़, गत्ता, लकड़ी के टुकड़े, टूटा हुआ शीशा, मसलन धातों के टुकड़े वगैरह शामिल हैं। इसके फैलने से इलाका गंदा नज़र आता है, लेकिन बीमारियां फैलने का बाइस नहीं बनता। गार्बेज की तारीफ़ करें। ये ऐसी गंदी अशिया को कहा जाता है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ गलना सड़ना शुरू हो जाती है। इसमें खराबशुदा सब्जियां, फल और इनके छिलके और इनसे तैयार होने वाली चीज़ें और गोबर वगैरह जो शामिल है। जब इन अशिया को किसी जगह पर फेंका जाए तो ये गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। इस माहौल में मक्खियाँ और दीगर जरासीम जन्म लेते हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनते हैं। शोर की तारीफ़ करें। ऐसी आवाज़ जो सुनने वाले को अच्छी ना लगे शोरगुल कहलाती है। ये जो टिक करता हो ना, इसका मतलब होता है ये रिपीट हुआ है, ठीक है। शोर आराम में खलल पैदा करता है, इससे सेहत और मिजाज भी बिगड़ता है। शोर को नापने की इकाई डेसिबल है, उसे डीबी से जाहिर किया जाता है। शोर के ज़राए, ये भी रिपीट हुआ है। सनती ज़राए जो हैं उसमें इसके अलावा आपके ट्रांसपोर्ट है, घरेलू शोर है, स्पीकर का इस्तेमाल है, ज़राई मशीनरी और तमीराती काम और दीगर ज़राए। अभी पिछले पेपर में भी आया था। शोर के सेहत पर असरअंदाज होने वाले बुरे असरात।
शोर की वजह से इंसानी सेहत पर बुरी तरह मुतासर होती है। इस तरह इंसान तरह तरह की बीमारियों में मुबतला हो जाता है। इनमें चंद एक बीमारियाँ जैसे सर दर्द, ठीक है, हेडेक जैसे, और उसके बाद आपकी दिल की धड़कन का तेज़ होना, शरीयानों का सिकुड़ना, खून में कोलेस्ट्रोल का बढ़ना, दिल में तकलीफ, नज़र का ख़राब होना, हाफजा का कमज़ोर होना, बेहिस हो जाना वगैरह शामिल है। शहरी इलाकों में ज़मीनी आलूदगी के असरात के नाम लिखें। इसमें सीवर पाइपों और नालियों का बंद होना, इलाके में गंदा पानी खड़ा हो जाना, पीने के पानी के ज़खायर आलूदा हो जाना, बदबू का फैलना, कूड़ा कटकट को ठिकाने लगाने में मसाइल और बीमारियां फैलना। ज़मीन की बुर्दगी किस तरह ज़मीनी आलूदगी का बायस बनती है? ज़मीन की बुर्दगी से भी ज़मीन की आलूदगी में इजाफा होता है। बुर्दगी से मुराद ज़मीन का अज्जा का हवा या पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना है। दरख्तों की कटाई, आबादी में इजाफा, फसलों का बार बार काश्त करना और तमीराती कामों में इजाफा ज़मीन की बुर्दगी का बायस बन रहे हैं। ज़मीन का कुदरती माहौल आलूदगी से बचाव में मददगार साबित होता है, जबकि कुदरती माहौल में बिगाड़ आलूदगी में इजाफे का बायस बनता है। कीमियाई खादें किस तरह ज़मीनी आलूदगी का बायस बनती हैं? ज़मीन की कुदरती ज़रखेज़ी में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कुदरती और मसनूई खादें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर इन खादों की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। फसलों की पैदावार भी कम हो जाती है, फसलों से हासिल होने वाली खुराक का मियार भी ख़राब हो जाता है और ज़मीन की आलूदगी में भी इजाफा होता है। सीवर लाइन पर चमड़ा साजी की सनत की आलूदगी के असरात तहरीर करें। चमड़ा साजी से खारिज होने वाला इस्तेमाल शुदा पानी बहुत आलूदा होता है। इसमें गैर हल शुदा ठोस अज्जा बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें नमकियात भी बहुत ज़्यादा हल शुदा होते हैं। इसका रंग भी बहुत गहरा होता है और इसकी जो BOD होती है ना, जिसे कहते हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ यही है, इसकी BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे वेस्ट को अगर बहते हुए पानी में डिस्पोज ऑफ किया जाए तो ये पानी में मौजूद ऑक्सीजन को फ़ौरन ख़त्म कर देता है, क्योंकि वेस्ट में मौजूद सल्फर और नामियाती मादे ऑक्सीडेशन का अमल करते हैं। चमड़ा साजी के वेस्ट में नामियाती मादे बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि नाली या सीवर में तयनशीन होते रहते हैं, जो कि तेज़ बदबू का बायस बनते हैं। इस वेस्ट में नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जब ये बहते पानी में शामिल होता है तो इससे भी नमकीन कर देता है और पानी भी पीने के काबिल नहीं रहता। चमड़ा साजी के वेस्ट वाटर में क्रोमियम भी शामिल होता है जो कि एक जहर है। ये जहरीला पानी मछली और दीगर आबी जानवरों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाता है। चमड़ा साजी के वेस्ट वाटर को अगर ज़मीन में बनाए गए गड्ढों में बढ़ा जाए तो इससे ज़ेरे ज़मीन पानी पीने के काबिल नहीं रहता। ये सारा मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आपने इसके कीवर्ड्स निकालने हैं बस, ठीक है। बल्कि अगर इसके करीब कोई नदी या नहर बह रही हो तो इससे रसने वाले ज़ेरे ज़मीन पानी को भी नाकाबिले इस्तेमाल बना देता है। चमड़ा साजी की वेस्ट वाटर को अगर सीवर लाइन में डाला जाए तो ये सीवर को बंद कर देता है। इस तरह आप बना लेना छोटे छोटे पॉइंट। इसकी एक वजह ये होती है कि वेस्ट में मौजूद ठोस अज्जा हैं जो कि तयनशीन होते रहते हैं, और दूसरी वजह यह है कि गंदे पानी में मौजूद कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट सीवर की सतह पर जमना शुरू कर देते हैं। इस वेस्ट में तेज़ाब भी शामिल होता है जो कि कंक्रीट की सतह को ख़राब कर देता है। इस किस्म के वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट भी मुश्किल होती है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगला सवाल था, चमड़ा साजी की सनत से खारिज होने वाले वेस्ट में आलूदगी के नाम क्या क्या हैं? चमड़ा साजी की सनत में ज़्यादा आलूदगी फैलाने वाली सनत है चमड़ा साजी, और इसकी रंगाई में बहुत से जहरीले केमिकल इस्तेमाल होते हैं जो कि पानी की आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और हवा की आलूदगी का सबब बनते हैं। इसमें सबसे बड़ा अंसर सोडियम क्लोराइड जो है होता है। खाद की सनत के इंडस्ट्रियल वेस्ट के नाम, जिसमें आलूदा हवा, आलूदा पानी, सॉलिड वेस्ट और शोरगुल वगैरह शामिल है। हादसा की तारीफ करें। अगला सवाल हमारा आ गया, हादसा। अचानक रूनमा होने वाला वाक़या जिसमें जानी या माली नुकसान हो जाए हादसा कहलाता है। इंसानी हादसात, उसके अलावा मशीनी हादसात, बार बरदारी हादसात, ठीक है, कैरेज यानी कि जो सामान इधर उधर ले जाने के वक्त हो जाता है, और आतशी हादसात वगैरह शामिल हैं। माहौलियाती हादसात भी हैं, ठीक है। इंसानी हादसा की तारीफ करें। ऐसे हादसा जिसकी वजह से इंसानी गलती हो या इसमें इंसानी जिस्म वो जान जो है उनको नुकसान पहुँचे, इंसानी हादसात कहलाते हैं। यह हादसात सड़क पर मटीरियल की नकलो हमल के दौरान या तमीरती कामों के दौरान रूनुमा हो सकते हैं। इसके नतीजे में इंसान ज़ख्मी हो सकते हैं या जान का नुकसान भी हो सकता है। हादसात की माहौलियाती वजूहात,
جس کی بنا پر جیسے خراب مشینری اور آلات کا استعمال، غیر محفوظ مشینوں پر کام کرنا، ورکشاپ میں ناقص وینٹیلیشن کا ہونا، کام کرنے والی جگہ پر دھول، گرد و غبار یا تیل وغیرہ کی موجودگی، کام والی جگہ پر غیر متعلقہ افراد کا جمع ہونا اور کام والی جگہ پر روشنی کا کم ہونا یا رنگین روشنی ہونا۔ آگ کی مثلث کی تعریف کریں۔ ایندھن، حرارت اور ہوا۔ آکسیجن کو آگ کی ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں کے ملاپ سے آگ برق اٹھتی ہے۔ کلاس سی آگ کی تعریف کریں۔ ایسے برقی آلات اور سرکٹ جن کو سپلائی مل رہی ہو اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ٹھوس اور مائعات کو لگنے والی آگ کی کلاس سی آگ کی کلاس کہلاتی ہے، یعنی سی کلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس آگ کو بجھانے سے پہلے برقی سپلائی منقطع کی جاتی ہے، اس کے بعد جلنے والے مٹیریل کے لحاظ سے بجھانے کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کام والی جگہ پر مزدوروں کی صحت کو دھول کی وجہ سے کیا خطرات ہیں؟ تعمیراتی کاموں پر دھول اٹھتی ہے جو کہ وہاں کام کرنے والے افراد کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ دھول سے انسانی نظام تنفس یعنی ریسپریٹری سسٹم جو ہے متاثر ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں سانس کی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں میں خرابی واقع ہوتی ہے۔ آگے آتا ہے پینٹ کی وجہ سے صحت کو لاحق خطرات لکھنے ہیں، تو کافی سارے ہیں، آپ نے تھوڑا مختصر کر لینا ہے 2 نمبر کے حساب سے۔ تعمیراتی کاموں کے دوران رنگ و روغن اور سفیدی کا کام کیا جاتا ہے۔ اس دوران سطح کی تیاری کے وقت دیواروں اور چھتوں پر رگڑائی اور پرانے پینٹ کو اتارنے کا عمل کیا جاتا ہے۔ اس دوران پرانا پینٹ، سیمنٹ اور دھول اڑتی ہے جو کہ کارکنوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس عمل کے دوران کارکنوں کو ماسک پہننا چاہیے۔ پرانا پینٹ اتارنے کے دوران یا نیا پینٹ کرنے کے دوران دھول اور پینٹ کارکنوں کی آنکھوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے کارکنوں کو حفاظتی اینک یعنی گوگل کا استعمال کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کے پینٹ میں لیڈ اور دیگر جو نقصان دہ اجزاء شامل ہوتے ہیں، ان کے استعمال کے دوران بھی ماسک پہن کر اس کے برے اثرات سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد کے باکس میں موجود ادویات کی لسٹ بنائیں، جسے فرسٹ ایڈ باکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابتدائی طبی جو ہر ورکشاپ میں ایک ابتدائی طبی امداد کا باکس یعنی فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے۔ اس باکس میں ضروری سامان ہونا چاہیے۔ اس باکس میں سامان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صحت اور حفاظت کے متعلق آفیسر کی طرف سے جاری کردہ، جیسا کہ 12 عدد دستانے، مرہم پٹی، روئی کے پیکٹ، آنکھوں کی دوائی، ٹھیک ہے، آنکھوں کی دوائی ہوگی، آنکھوں کے جو پھندے ہیں، ہوا کے پریشر والی پٹی اور حفاظتی پنے اور کینچی یعنی سیزر اور ادویات وغیرہ، ٹھیک ہے۔ انڈسٹری میں سیفٹی کمیٹی کا کردار لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تعمیراتی کاموں کے آغاز سے قبل ایک سیفٹی کمیٹی کا قیام عمل میں لانا چاہیے تاکہ کام کے دوران حفاظتی ماحول مہیا ہو سکے۔ اس حفاظتی کمیٹی کے ممبران مینجمنٹ میں سے اور کاریگروں میں سے منتخب کرنے چاہیے۔ حفاظتی امور کے تمام فیصلے اس کمیٹی کے ذریعے ہی کرنے چاہیے۔ اگلا سوال آتا ہے حفاظتی عادات کس طرح حادثات سے بچاتی ہے؟ کاریگروں کی ٹریننگ کے دوران حفاظتی اقدامات سے آگاہی دلائی جانی چاہیے۔ اس کے فائدوں اور نقصانات سے آگاہی بھی دلانی چاہیے۔ اس طرح انہیں حفاظتی اقدامات پابند کرنا چاہیے تاکہ انہیں بار بار یاد دہانی نہ کروانی پڑے۔ اس طرح ان کی حفاظتی اقدامات پر عمل کرنے کی عادت بن جائے گی اور حادثات سے بچا جا سکے گا۔ فائر ہائیڈرنٹ کی تعریف کریں۔ ہائیڈرنٹ ہر عمارت میں کم از کم ایک بڑا نلکا جسے فائر ہائیڈرنٹ ہونا چاہیے جہاں سے ضرورت کے وقت وافر مقدار میں پانی حاصل کیا جا سکے۔ اس نلکے کی سپلائی بڑی لائن سے براہ راست حاصل کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس میں پانی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نرم پائپ لگا کر آگ والی جگہ پر فوری طور پر پانی چھڑکا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگ بجھانے کے لیے مطلب یہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فائر ہائیڈرنٹ۔ خود کار آگ بجھانے والا نظام کیا ہے؟ یہ ایک جدید نظام ہے جو کہ اعلیٰ قسم کی عمارات میں نصب ہوتا ہے۔ جب کبھی عمارت کو آگ لگ جائے تو اس نظام سے فوراً گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے اور ایمرجنسی طور پر فائر بریگیڈ ٹھیک ہے اور پولیس کو اطلاع مل جاتی ہے جس سے فوری طور پر آگ پر قابو پا لیا جاتا ہے۔ بریگیڈ ہے، ٹھیک ہے، بریگیڈ، فائر بریگیڈ۔ خشک پاؤڈر سے آگ بجھانے والے آلہ میں کون کون سے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے سوڈیم بائی کاربونیٹ 90% کے ساتھ میگنیشیم سٹیریٹس
और 1.5% मैग्नीशियम कार्बोनेट और 1% ट्राई कैल्शियम फास्फेट 1% मिलाकर खुश्क कीमियाई जो पाउडर बना दिया जाता है। इसके अलावा इस मकसद के लिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट की बुनियाद पर बनने वाले खुश्क केमिकल को भी तरजीह दी जाती है। जाग से आग बुझाने वाले आले से कौन कौन सी अशिया को लगी आग बुझाई जा सकती है? ये एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए आग पर जाग वाला मवाद फेंका जाता है। इस आला को अमूमन क्लास बी वाली आग मसलन डीज़ल, पेट्रोल, वार्निश, पेंट, लुब्रिकेंट, ऑयल वगैरह को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाग आग की सतह को एक कंबल यानी ब्लैंकेट की शक्ल में ढांप लेती है, इसलिए इस तरीका को ब्लैंकेटिंग का तरीका भी कहा जाता है। ज़लज़ला की तारीफ़ करें। ज़मीन के अंदर किसी मुकाम पर जमा हो जाने वाली तवानाई यानी एनर्जी के यकायक खारिज होने के नतीजे में ज़लज़ला आता है, जिससे ज़लज़ला की लहरें पैदा होती हैं। ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले हर रोज़ आते हैं। इनमें से बाज़ इतने कमज़ोर होते हैं कि महसूस तक नहीं होते और बाज़ इतने शदीद होते हैं कि इनसे जानी और माली नुकसान होता है। ज़लज़ले के फोर शॉक और आफ्टर शॉक की तारीफ़ करें। ठीक है, आफ्टर शॉक और फ्री शॉक। अच्छा, ये फोर नहीं है, फ्री शॉक है। अमूमन एक बड़े ज़लज़ले के बाद इससे कम शिद्दत का ज़लज़ला आता है जिसे आफ्टर शॉक कहते हैं। ये दरअसल बड़े ज़लज़ले के नतीजे में आने वाली ज़ेरे ज़मीन तब्दीली का असर ज़ाहिर करने के लिए होने वाली तब्दीली के नतीजे में आता है। बाज़ औक़ात ये छोटा ज़लज़ला बड़े ज़लज़ले से पहले आ जाता है। इस सूरत में इसे फोर शॉक कहा जाता है। स्टूडेंट 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है टर्नाडो। टर्नाडो साइक्लोन की एक ही शक्ल यानी कि एक शक्ल है, यानी उस तरह का ही है, साइक्लोन की तरह का। इसका साइज़ छोटा होता है। ये चक्कर काटती हुई तेज़ हवा का एक कॉलम होता है जिसका निचला सिरा ज़मीन पर जबकि ऊपर वाला सिरा बादलों से मिला होता है। इसके चक्कर का कुतर चंद किलोमीटर होता है। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा होती है। चक्कर काटती हुई हवा के साथ कूड़ा करकट और धूल शामिल हो जाती है। एक कमज़ोर टर्नाडो दरख्त और खंबे उखाड़ देता है, साइन बोर्ड तोड़ देता है, जबकि एक ताकतवर टर्नाडो इमारत भी गिरा देता है। ठीक है, ये आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। इंग्लिश मूवीज़ में ना ख़ास तौर पर ये दिखाते हैं बवंडर टाइप जो टर्नाडो दिखाते हैं। ठीक है ना, जो चक्कर होता है जिसके अंदर से वो गाड़ियाँ भी जो है ये उसको कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा सेक्शन 2 आ जाता है। सीवेज के तबई और हयातियाती टेस्ट बयान करें। शोर पर काबू पाने के तरीके और शोर नापने के तरीके बयान करें। ज़मीनी आलूदगी के असरात और इसे रोकने के तरीके बयान करें। हादसा से बचाव की एहतियातें तहरीर करें। सनअती अदारों में काम करने वालों की सेहत को लाहक ख़तरात बयान करें। अगला हमारा पेपर आ रहा है 2019 का सप्लीमेंट्री का पेपर है। माहौल की तारीफ़ करें। रिपीट हो गया। इंसान, हैवान या पौधे जहाँ रह रहे हों इनके इर्द गिर्द मौजूद अशिया और हालात माहौल कहलाता है। इकोलॉजी की तारीफ़ करें। ये भी रिपीट हो गया, लेकिन इसने यहाँ पर टाइप्स लिखी हुई हैं। जैसे प्राइमरी, ये तो आलूदगी की इकसाम है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। ठीक है, प्राइमरी आलूदगी और सेकेंडरी आलूदगी, ये आलूदगी की इकसाम है, लेकिन सवाल इसका जवाब आपको पीछे ही देखना पड़ेगा। ठीक है, पानी की आलूदगी की तारीफ़ करें। वाटर पोल्यूशन से मुराद पूरे अर्ज़ पर मौजूद पानी के ज़खायर का आलूदा होना है। पानी के ज़खायर से मुराद समंदर, झीलें, दरिया और ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा है। ये ज़खायर इस वक्त आलूदा होते हैं जब इन ज़खायर में गंदा पानी शामिल होता है। एक नया सवाल आया है, माइक्रो आलूदगी की तारीफ़ करें। बड़े साइज़ के अज्जा जो कि पानी में हल शुदा या तैरते हुए पाए जाते हैं माइक्रो आलूदगी कहलाते हैं। इनमें सब्जियों के छिलके, पत्ते, प्लास्टिक और कागज़ के टुकड़े और दीगर किस्म का कूड़ा करकट शामिल है। सीवेज की ट्रीटमेंट के मराहिल, इसमें इब्तदाई ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और जरासीम कुशी हो गया। उसके बाद कम्यूनेटर का मकसद लिखें। ये पहले भी रिपीट हुआ है। जदीद किस्म के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डेटरेट्स, टैंक, ग्रिड चैम्बर या स्क्रीन से हासिल होने वाले मवाद को बारीक पीस कर दोबारा सीवेज में शामिल कर दिया जाता है। इस निकाले गए मवाद को पीसने के लिए कम्यूनेटर जो है वो इस्तेमाल होता है। सेटलिंग टैंक के हिस्सों के नाम लिखने, इसमें आपका इनलेट और आउटलेट जोन है, सेडिमेंटेशन जोन है, स्लज जोन और फ्री बोर्ड है।
बुनियादी हवा की आलूदगी की तारीफ़ करें। प्राइमरी आलूदगी ऐसी आलूदगी को कहा जाता है जो कि कुदरती ज़राए से या इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में बराह रास्त हवा में शामिल हो जाती है, जैसे कि मोटर गाड़ियों का धुआं, गर्द आलूद आंधी और आतिशफशानी वगैरह। हवा की आलूदगी को नापने के तरीक़ों के नाम लिखें। इंडिकेटर ट्यूब का तरीका, टेस्ट पेपर का तरीका, रंगो ओवन का तरीका। ठीक है, हवा की आलूदगी को कम करने का, तो ये वाला भी रिपीट हुआ। ठीक है, हवा की आलूदगी कम करने के जो आलात हैं वो भी रिपीट हुआ, जैसे सेटलिंग चैम्बर, एनएशएल, सेपरेटर, उसके बाद आपका फ़िल्टर है और स्प्रे टावर वगैरह। रबिश की तारीफ़ करें, ये भी रिपीट हुआ। खुश्क कूड़े करकट को रबिश कहा जाता है। इसमें कागज़, गत्ता, लकड़ी के टुकड़े, टूटा हुआ शीशा, मुख्तलिफ धातुओं के टुकड़े वगैरह शामिल हैं। इसके फैलने से इलाका गंदा नज़र आता है, लेकिन यह बीमारियाँ फैलाने का बाइस नहीं बनता। ठीक हो गया। सॉलिड वेस्ट को ठिकाना लगाने के तरीक़ों के नाम, इसमें दबाने का तरीका, ठीक है, उसके अलावा बढ़ाई का तरीका है, समुद्र में फेंकना, जलाने का तरीका, पीसने का तरीका, कंपोस्टिंग, उसके बाद आपको आ जाएगा रिसाइकलिंग। सॉलिड वेस्ट की रिसाइकलिंग की तारीफ़ करें, ये भी रिपीट हुआ है। सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाने का ये बेहतरीन तरीका है। इस तरीका में सॉलिड वेस्ट में से बराह रास्त या बिला वास्ता इस्तेमाल के काबिल अशिया को अलग कर लिया जाता है। बराह रास्त इस्तेमाल होने वाली अशिया को दोबारा इस्तेमाल यानी री यूज़ वाली अशिया कहा जाता है। बिला वास्ता इस्तेमाल वाली अशिया को रिसाइकल अशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, शोर की तारीफ़ करें। ऐसी आवाज़ जो सुनने वाले को अच्छी ना लगे शोरगुल कहलाती है। शोर आलाम में खलल पैदा करता है, इससे सेहत और मिजाज भी बिगड़ता है। शोर को नापने की इकाई डेसिबल है और इसे डीबी से ज़ाहिर किया जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अरे देखें दरवाजे में ना कोई अपना बंदा आया हुआ है। शोर के सेहत पर पड़ने वाले बुरे असरात लिखें। शोर यानी नॉइज़ की वजह से इंसानी सेहत बुरी तरह मुतासिर होती है और इंसान तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। भूल गया? अच्छा, इनमें चंद एक बीमारियां दर्ज झैल हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसमें सर दर्द, दिल की धड़कन का तेज़ होना, शरीयानों का सिकुड़ना, खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, दिल में तकलीफ़ होना, नज़र का ख़राब होना, हाफ़ज़ा का कमज़ोर होना और बेहिस हो जाना वगैरह शामिल है। सीवेज की एरोबिक तहलील की तारीफ़ करें। एरोबिक बैक्टीरिया आज़ाद ऑक्सीजन और रोशनी में काम करते हैं। ये बैक्टीरिया ताज़ा सीवेज की तहलील में हिस्सा लेते हैं। सीवेज की ऐसी तहलील को एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ज़मीनी आलूदगी की तारीफ़ करें। ज़मीन में इंसानी और हैवानी हो गया सेहत और नबाताती अफजाइश को नुकसान पहुंचाने वाले अज्जा के शामिल होने को ज़मीनी आलूदगी कहा जाता है। ये भी रिपीट हुआ है। कीमियाई खादें किस तरह ज़मीनी आलूदगी का बायस बनती हैं। ज़मीन की कुदरती ज़रखेज़ी में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कुदरती और मसनूई खादें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर इन खादों की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। फसलों की पैदावार भी कम हो जाती है, फसलों से हासिल होने वाली खुराक का म्यार भी ख़राब होता है और ज़मीन की आलूदगी में भी इजाफा होता है। ज़मीन की बुर्दगी की तारीफ़ करें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो रहा है। ज़मीन बुर्दगी से भी ज़मीन की आलूदगी में इजाफा होता है। बुर्दगी से मुराद ज़मीन के अज्जा का हवा या पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना है। दरख्तों की कटाई, आबादी में इजाफा, फसलों का बार बार काश्त करना और तमीरती कामों में इजाफा ज़मीन की बुर्दगी का बायस बन रहे हैं। ज़मीन का कुदरती माहौल आलूदगी से बचाव में मददगार साबित होता है, जबकि कुदरती माहौल में बिगाड़ आलूदगी में इजाफे का बायस बनता है। सनती आलूदगी की तारीफ़ करें। सनती अदारों से खारिज होने वाली गैसों, मायात और ठोस मवाद की वजह से होने वाली आलूदगी को सनती आलूदगी यानी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहा जाता है। कागज़ की सनत में इस्तेमाल होने वाले पल्प यानी जो इसका जो गोदा होता है उसकी यानी कि तारीफ़ करें। पेपर एंड कार्ड इंडस्ट्री में दरख्त और पौधों के गोदे और पानी को मिलाकर एक लई तैयार की जाती है। इस लई को पल्प कहा जाता है। ठीक है, पेपर बनाने से पहले पल्प बनाया जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आलूदगी के ज़राए के नाम लिखें। इसमें प्रोसेस के दौरान अखराज होता है आलूदगी से, प्लांट में से लीकेज हो जाती है, डिगर ज़राए और हादसाती लीकेज वगैरह शामिल है। इंसानी हादसा की तारीफ़ करें। ऐसे हादसा जिसकी वजह से इंसानी गलती हो या इसमें इंसानी जिस्मों जान को नुकसान पहुँचे इंसानी हादसा यानी ह्यूमन एक्सीडेंट कहलाते हैं। ये भी रिपीट हुआ है। यह हादसा सड़क पर मटीरियल की नकलो हमल के दौरान या तमीराती कामों के दौरान रूनुमा हो सकते हैं। इसके नतीजे में इंसान ज़ख्मी हो सकते हैं या जान का नुकसान भी हो सकता है। हादसा की वजूहात के नाम, इसमें इंसानी वजूहात भी हो सकती है और माहौलियाती वजूहात भी हो सकती हैं। हादसा की रोकथाम के तरीक़ों के नाम, जिसमें माहौल की दुरुस्तगी, मुरम्मत और देखभाल, बेहतर डिज़ाइनिंग और प्लानिंग, कारीगरों की तरतीब,
تربیت، بہتر نگرانی، مٹیریل کی چیکنگ، حفاظتی تدابیر کی تشہیر وغیرہ شامل ہے۔ آگ کن بنیادی عوامل کا مجموعہ ہے؟ ایندھن، آکسیجن اور حرارت کا۔ تھرمو سموتھنگ سے کیا مراد ہے؟ جلنے والی اشیاء کو جاگ یا دیگر جاذب مٹیریل سے ڈھانپ کر آگ بجھانے کے عمل کو سموتھنگ کہا جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد کے مقاصد لکھیں۔ ابتدائی طبی امداد سے مراد یعنی فرسٹ ایڈ سے مراد حادثہ کے نتیجہ میں زخمی ہونے والوں کو ہسپتال پہنچانے سے پہلے ضروری مرہم پٹی اور جان بچانے کے لیے اقدامات کرنا ہے، تاکہ مسترد ڈاکٹر کے پاس پہنچنے سے پہلے بہتے ہوئے خون کو روکا جا سکے، یا پھر معمولی چوٹ والے مریضوں کو ضروری مرہم پٹی کر کے فارغ کر دیا جاتا ہے اور انہیں ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیکسٹ ہمارا آتا ہے سوال، حادثات کے خلاف سیفٹی کی تعریف کریں۔ صنعتی اداروں اور تعمیراتی کاموں میں حادثات کا خدشہ ہوتا ہے۔ ان متوقع حادثات سے بچاؤ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سیفٹی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سیفٹی کہلاتی ہے۔ وینٹیلیشن کے طریقوں کے نام میں وینٹیلیشن کے کئی طریقے اپنائے جاتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ ان میں سادہ اخراج، سادہ داخلہ، مرکزی پلانٹ سسٹم، سیکشن جو آپ کا پلانٹ ہے، اور ایئر کنڈیشننگ وغیرہ۔ عمارات کو آگ سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کے نام: الارم سسٹم، کھلے راستوں کی حفاظت، موٹی مشترک دیوار، ناگہانی استعمال کی سیڑھیاں، فرشوں کی نوعیت وغیرہ شامل ہیں۔ فائر فائٹنگ سے کیا مراد ہے؟ اس کے مقاصد تحریر کریں۔ اس میں مقاصد یہ ہے کہ اس سے مراد پہلے یہ ہوتا ہے کہ آگ بجھانے کے عمل کو فائٹنگ کہا جاتا ہے، اور اس کے اس کے لیے جو ہم اقدامات کرتے ہیں اس میں آگ کو بجھانا، دھوئیں، زہریلی گیسوں اور آگ کے پھیلاؤ کو روکنا، انسانی جانوں کو بچانا، املاک کی حفاظت کرنا، قریبی عمارتوں اور مقامات کو آگ کی لپیٹ میں آنے والے خطرات کو کم سے کم کرنا وغیرہ شامل ہے۔ فائر ہیڈرنٹ کی تعریف کریں۔ ہر عمارت، یہ بھی ریپیٹ ہوا ہوا کوشچن، ٹھیک ہے، ہر عمارت میں کم از کم ایک بڑا نلکا، اسے فائر ہیڈرنٹ ہونا چاہیے جہاں سے ضرورت کے وقت وافر مقدار میں پانی حاصل کیا جا سکے۔ اس نلکے کی سپلائی بڑی لائن سے براہ راست ڈائریکٹ حاصل کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں پانی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نرم پائپ لگا کر آگ والی جگہ پر فوری طور پر پانی چھڑکا جا سکتا ہے۔ قدرتی آفات کی فہرست بنانے، جس میں ارضیاتی آفات، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں جیولوجیکل ہیزرڈ، ٹھیک ہے، ہیزرڈز۔ اس کے بعد آپ کے آتی ہیں موسمیاتی آفات آتے ہیں، اور جنگلی آگ وغیرہ شامل ہیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ کوشچن آتا ہے سنک ہول کی تعریف کریں۔ بعض اوقات مختلف وجوہات کی وجہ سے زمین کا کچھ حصہ نیچے دب جاتا ہے، جسے سنک ہول کہا جاتا ہے۔ ٹورناڈو کی تعریف کریں۔ ٹورناڈو سائیکلون کی ہی ایک شکل ہے، یہ بھی کوشچن ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، یہ چکر کاٹتی ہوئی تیز ہوا کا ایک کالم ہوتا ہے جس کا نچلا سرا زمین پر، جبکہ اوپر والا سرا جو ہوتا ہے وہ بادلوں سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے چکر کا قطر چند کلومیٹر ہوتا ہے، اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ چکر کاٹتی ہوئی ہوا کے ساتھ کوڑا کرکٹ اور دھول شامل ہو جاتی ہے۔ ایک کمزور ٹورناڈو درخت اور کھمبے اکھاڑ دیتا ہے، سائن بورڈ توڑ دیتا ہے، جبکہ ایک طاقتور ٹورناڈو جو ہوتا ہے وہ عمارات کو بھی گرا دیتا ہے۔ سائیکلون کی تعریف کریں۔ کھلے سمندر میں اٹھنے والے چکردار طوفان کو سائیکلون کہا جاتا ہے۔ بحر کاہل کے مغربی علاقوں میں اسے ٹائفون کہا جاتا ہے۔ شمالی کرۂ ارض میں اس کا رخ مخالف گڑیوار سمت ہوتا ہے، یعنی مخالف گڑیوار ہوتا ہے، جبکہ جنوبی کرۂ ارض پر اس کی سمت گڑیوار سمت یعنی کلوک وائز ڈائریکشن میں ہوتی ہے۔ سیکشن 2 میں ڈسکس کر رہے ہیں لانگ کوشچن، جس میں کاربوہائیڈریٹس اور اس کا سیویج میں کردار بیان کریں۔ دوسرا سوال آیا ہے ہوا کی آلودگی کی تعریف کریں، اس کے انسانوں پر ہونے والے اثرات لکھیں۔ تیسرا سوال ہے سالڈ ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے مختلف طریقے تفصیلاً بیان کریں، اور اس کے علاوہ ایک سوال ہے حادثہ کیا ہے، اس کی تمام اقسام تفصیل سے بیان کریں، اور اگر ایک سوال ہے اس میں آگ پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، آگ بجھانے کے اصول بیان کریں۔ اب اسٹوڈنٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 2020 کا سپلیمنٹری کا سیکنڈ اینول پیپر جو ہے، کیونکہ فرسٹ اینول 2020 کا پیپر تو ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ پروموٹ کر دیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ماحولیاتی آلودگی کی تعریف کریں، یہ بھی ریپیٹ ہو گیا، پانی کی آلودگی اور ہوا کی آلودگی، اب ریپیٹ والے نہیں بولے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایکو سسٹم کی تعریف کریں، یہ کوشچن بھی ریپیٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ خشک سالی کی تعریف کریں، کسی علاقے میں سطحی پانی یا زیر زمین پانی کی قلت کو خشک سالی کہا جاتا ہے۔ پانی کی یہ کمی چند مہینوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور چند سالوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے فیس شیلڈ کا استعمال بتائیں، ایسی جگہ جہاں پر پینٹ یا تیل چھڑکا جا رہا ہو تو چہرے اور پھپھڑوں کی حفاظت کے لیے فیس شیلڈ استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی نا یعنی ایک لیکوڈ ہوتا ہے فیس شیلڈ۔ ماحول کی تعریف کریں، انسان، حیوان یا پودے جہاں رہ رہے ہوں ان کے ارد گرد موجود اشیاء اور حالات یعنی انوائرمنٹ ماحول کہلاتے ہیں۔
ठीक हो गया। आगे आता है, और इसके अलावा ये पीछे जो जिक्र हुआ है ना पेपरों, इसके अलावा एक फेस शील्ड होती है, जैसे वेल्डिंग के दौरान में शील्ड यूज़ होती है, उस तरह के लाइक भी हो सकती है, ठीक है। वेंट पाइप का मकसद हमने बयान करना है। तो सीवरेज सिस्टम में ट्रैप्स के साथ सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप में जमा होने वाली गैस के अखराज के लिए लगाया जाने वाला पाइप वेंट पाइप कहलाता है। गैर नामियाती मादों की तारीफ करें। गैर नामियाती अज्जा मादनियात से ताल्लुक़ रखते हैं। इन अज्जा में सीवरेज से आसानी से अलहदा किया जा सकता है। ये ठोस हालत में होते हैं, जिनमें मट्टी, रेत, संगरेजे शामिल होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया, क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। दो वेस्ट फिक्चर्स के नाम लिखने हैं, इसमें एक वेंट पाइप और एक वेस्ट पाइप है, ठीक है। वैसे ये भी रिपीट हुआ है। और सब्लिमेशन क्या है, ये भी रिपीट हुआ है। शोर की जो तारीफ है ये भी रिपीट हुई है। उसके बाद शोर की आलूदगी के सेहत पर असरात, ये वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। ज़मीन की बुदगी भी रिपीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद रिसाइकलिंग की तारीफ करें, ठीक है। ये हम पहले पिछले पेपरों में डिस्कस कर चुके हैं, तो रिसाइकलिंग की तारीफ भी रिपीट हुई है। माइक्रो आलूदगी से क्या मुराद है, ये भी रिपीट हुआ है। और अगर आप ये क्वेश्चन देखें, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की तारीफ करें, तो ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। एनएरोबिक बैक्टीरिया भी रिपीट हो गया है। सोकेज पिट बनाने का मकसद तहरीर करें, तो ये भी हमने रिपीट किया, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। गार्बेज की तारीफ भी रिपीट हुई है। अभी तक के सारे क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में आए हैं, रबिश की तारीफ करें, ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। और रिजर्वायर टाइम की तारीफ करें, ये भी मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद कंडेंसेशन की तारीफ करें, ये भी रिपीट हो गया। बीओडी भी रिपीट हुआ है, ठीक है। और अभी तक जितने क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जैसे सीवरेज की एरोबिक तहलील की तारीफ करें, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट की रिसाइकलिंग की तारीफ करें, ये रिसाइकलिंग की तारीफ है, बेसिकली रिपीट हो गई है। ये अब सवाल पढ़ना है हमने, रिफ्यूज़, ठीक है। रिफ्यूज़ की तारीफ करें, ये एक वसी इस्लाह है, इसमें तमाम इस्तेमाल शुदा और नकारा चीज़ें शामिल हैं। इसमें गार्बेज और रबिश के अलावा राख, मुर्दा जानवर और सनती ज़िया वगैरह शामिल हैं। इसको अमूमन मुतफरिक रिफ्यूज़ भी कहा जाता है। जैसे मैंने इसका आंसर पढ़ा, मुझे पता चला कि ये भी पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। ये भी रिपीट हुआ है। शोर के ज़राए, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। ज़मीनी आलूदगी की वजूहात की फहरिस्त बनाएँ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, चेक कीजिएगा। स्किमिंग टैंक का मकसद क्या है, ये भी रिपीट हुआ है। पानी की नामियाती आलूदगी की तारीफ करें, तो नामियाती आलूदगी ये वाला भी हमने क्वेश्चन रिपीट किया है, आपने ये वाला भी क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। सीवरेज की एनएरोबिक तहलील से आप क्या मुराद लेते हैं, तो पहले जो डेफिनेशन आई है 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये भी रिपीट हो गया, इसी पेपर में भी रिपीट हो गया। शोर की तारीफ करें, ये भी रिपीट हो गया। कीमियाई खादें किस तरह ज़मीनी आलूदगी का बाइस बनती हैं, तो इसके बारे में भी हमने जो है पढ़ा था। तो ज़मीन की कुदरती ज़रखेज़ी में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कुदरती और मसनूई खादें इस्तेमाल की जाती है, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है ना। अगर इन खादों की मिकदार ज़रूरत से मुताबिक, ठीक हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। सिविल लाइन पर चमड़ा साजी, ये आपको पता है इतना लंबा टॉपिक था, ये हमने डिस्कस किया, ये सारा रिपीट हुआ है। आगे पेंट की वजह से सेहत को लाहक खतरात, ये भी रिपीट हुआ था, ये बिल्कुल उसी पेपर की कॉपी की हुई है। जाग से आग बुझाने वाले आला से कौन कौन सी अशिया जो है वो यानी कि उनको लगी आग बुझाई जा सकती है, ठीक है। ये एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए से आग पर जाग वाला मवाद फेंका जाता है, तो ये भी आपने देखा रिपीट हुआ है। ज़लज़ले के फोर शॉक और आफ्टर शॉक, ये फोर नहीं था, हमने पहले भी पढ़ा था, ये फ्री शॉक है, ठीक है ना। फ्री शॉक और आफ्टर शॉक में फ़र्क जो है वो भी हमने पढ़ लिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन फोर शॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं भी यहाँ पर फ्री लफ्ज़ गलत लिख दिया, फिर फोर शॉक ही है, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश में स्पेलिंग गलत है, FORE, फोर शॉक। अब सेक्शन 2 आ गया, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए थे। पेपर्स, अब मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है पहला, पेपर्स और कार्ड इंडस्ट्री में पैदा होने वाली आलूदगी के ज़राए और इनके असरात बयान करें, ये भी रिपीट हुआ है। सॉलिड वेस्ट की इकसाम तफसील के साथ बयान करें। उसके बाद ये रिपीट होंगे इसमें काफ़ी, इंसानी सेहत पर शोर की आलूदगी के क्या असरात हैं और शोर की आलूदगी पर कैसे काबू पाया जा सकता है। सॉलिड वेस्ट की रिसाइकलिंग की तफसील से बयान करें और वेंट और वेंटिंग की वजाहत करें, ये तो रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने भी देखा है। तो अब आ जाते हैं हम 2021 के फर्स्ट एनुअल पेपर पे, जिसमें अब ये क्वेश्चन डिफरेंट एक आया, ट्रिकलिंग फ़िल्टर का मकसद बयान करें। इस किस्म के फ़िल्टर को छिड़काव वाले फ़िल्टर या ट्रिकलिंग फ़िल्टर भी कहा जाता है। इनकी मदद से सीवेज का छिड़काव जो है अपना छिड़काव फ़िल्टर मीडिया पर किया जाता है। इस तरह तबई कीमियाई और हयातियाती अवामिल से सीवेज ट्रीटमेंट होती है। एक्टिवेटेड स्लज की तारीफ करें, सीवेज की ये वैसे रिपीट हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट की गर्ज से स्लज में ऑक्सीजन जज़ब करके खसूसी आमिल स्लज तैयार की जाती है, जिसे एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। आलूदगी की तारीफ करें, किसी इलाके के लोगों की सेहत के लिए मुज़िर असरात रखने वाली अशिया और हालात आलूदगी कहलाते हैं। इनमें नामियाती मादे भी हो सकते हैं और गैर नामियाती मादे भी हो सकते हैं। इकोलॉजी की तारीफ रिपीट हुई है, हवा की सानवी आलूदगी की तारीफ करें।
سیکنڈری آلودگی ایسی آلودگی کو کہا جاتا ہے جو کہ پرائمری آلودگی کے کیمیکل ایکشن کے نتیجے میں بنتی ہے. اکثر یہ عمل دھوپ کی موجودگی میں وقوع پذیر ہوتے ہیں. ابھی میں نے جیسے پڑھا اس کی مثال اوزون ہے جو کہ تمام جانداروں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. ہوا کی آلودگی سے پیدا ہونے والے مسائل اس میں تیزابی بارش, اوزون کی تہہ کو نقصان اور انسانی صحت, یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. ہوا کے معیار کی تعریف. کوریئرز پر خالص ہوا کسی جگہ پر بھی دستیاب نہیں ہے. اس میں کچھ نہ کچھ آلودگی شامل ہوتی ہے. کسی جگہ پر اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور کسی جگہ پر کم ہوتی ہے. مختلف علاقوں میں آلودگی کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی گئی ہے. اس حد سے زیادہ آلودگی صحت کے لیے خطرہ جو ہے تصور کی جاتی ہے. آلودگی کی اس زیادہ سے زیادہ حد کو معیار یعنی کوالٹی کہا جاتا ہے. اگلا سوال آتا ہے ریفیوز کی تعریف کریں. یہ بھی جو ہے ہمارا کوشچن ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے سولڈ ویسٹ کی اقسام کے نام. یہ والا کوشچن بھی ریپیٹ ہوا ہے. شور کے نفسیاتی اثرات لکھنے ہیں. اس میں ڈپریشن, نیند میں کمی اور حواس باختہ. وہ کوشچن پڑھ لیں, یہ نفسیاتی اثرات ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشچن میں فرق ہوگا. شور کی تعریف کریں, تو یہ والا کوشچن بھی ریپیٹ ہو گیا. زمینی آلودگی کی وجوہات کی لسٹ بنانی ہے. یہ والا کوشچن بھی ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیڑے مار ادویات کس طرح زمینی آلودگی کا باعث بنتے ہیں. فصلوں اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے اس کا پتہ نہیں لکھا ہے کہ فصلوں کو کیڑے مکوڑوں اور جڑی بوٹیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے زہریلی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مس پرنٹنگ ہے نا. ان ادویات کو استعمال کرنے کے لیے اسپرے کیا جاتا ہے یا پھر فصلوں کو پانی دیتے وقت پانی میں حل کر دیا جاتا ہے. یہ ادویات زمین میں حل ہو کر زمین کی زرخیزی کو کم کر دیتی ہیں اور زمین میں جذب ہو کر زمین کو آلودہ کرتی ہیں. صنعتی آلودگی کی تعریف کریں. صنعتی اداروں سے خارج ہونے والی گیسوں, مائعات اور ٹھوس مواد کی وجہ سے ہونے والی آلودگی کو صنعتی آلودگی کہا جاتا ہے. یہ والا کوشچن بھی ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, پچھلے پیپر میں آیا تھا. کاغذ کی صنعت میں آلودگی کے عناصر کے نام لکھنے ہیں. اس میں کلورین, سلفر, ہائیڈروجن سلفائڈ, ریزن ایسڈ اور کاغذ کے ریشے شامل ہوتے ہیں. حادثہ کی تعریف کریں. یہ ریپیٹ ہوا ہے. حادثات کی وجوہات بھی ریپیٹ ہوا ہے. مشینی حادثہ کی تعریف کرنے بھی ریپیٹ ہو گیا ہے. کن عوامل پر وہ جو ہے عوامل کا مجموعہ ہوتے ہیں, ایندھن, گیس, آکسیجن اور حرارت, یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. سموتھنگ سے کیا مراد ہے, یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے. سیمنٹ کی وجہ سے کارکنوں کی صحت کو لاحق خطرات بیان کریں. یہ ایک سوال آیا ہے. سیمنٹ دیگر اجزاء کے ساتھ یعنی کہ مل کر دھول کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ مل ہے. ٹھیک ہے, الگ الگ لکھا ہوا ہے, اس کو اکٹھا کرنا ہے, جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سیمنٹ ملی دھول عملے تنفس کے لیے بہت خطرناک ہے. اس عمل کے دوران کارکنوں کو لازمی طور پر ناک پر جو ہے وہ ماسک پہننا چاہیے, یعنی منہ پر ماسک پہننا چاہیے. اس کے بعد سیمنٹ کے مسالہ یا کنکریٹ کے تعمیراتی کام کے دوران سیمنٹ جو ہے کارکنوں کے جسم پر جلدی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. اس کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے کارکنوں کو لمبے جوتے یعنی دستار اور اس کے علاوہ گلوز جو ہیں وہ اور دیگر حفاظتی لباس استعمال کرنا چاہیے. ڈرلنگ اور بلاسٹنگ میں اختیار کی جانے والی احتیاطیں لکھیں. ٹھیک ہے, تو ڈرلنگ اور بلاسٹنگ کے دوران میں متعدد احتیاطی کی جاتی ہے. سوراخ کرنے, دھماکہ کرنے کا کام کسی تجربہ کار اور ماہر انجینئر کی نگرانی میں کرنا چاہیے. کام شروع کرنے سے پہلے ارد گرد کے علاقے میں لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے کہ کام کے دوران اس طرف نہ آئیں اور ان کو روکنے کے لیے چوکیدار تعینات کرنے چاہیے. کام کرنے والے افراد اور نگرانی پر مأمور افراد کو حفاظتی لباس جو ہے وہ پہننا چاہیے. سوراخ کرنے والے تمام اوزار اچھی حالت میں ہونے چاہیے. خراب شدہ اور اوزار ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے. سوراخ کرنے کے دوران میں سوراخ میں پانی ڈالتے رہنا چاہیے. کام کرنے والی جگہ محفوظ ہونی چاہیے. کبھی بھی ڈھلوانی سطح پر کھڑے ہو کر کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک مضبوط پلیٹ فارم تیار کر کے پھر اس کے اوپر کھڑا ہو کر کام کرنا چاہیے. سوراخ کرنے کا کام شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح معائنہ کرنا چاہیے اور انتہائی مناسب جگہ کا انتخاب کر کے یہ کام شروع کرنا چاہیے. آگ بجھانے والے آلات کون کون سے ہیں؟ آگ بجھانے والے آلات میں آپ کے جس میں آتا ہے پانی آگ بجھانے کے لیے والے آلات میں شامل ہیں. جاگ سے آگ بجھانے والے آلات مطلب خشک پاؤڈر سے آگ بجھانے والے یعنی پانی, جاگ اور خشک پاؤڈر, یہ آگ بجھانے والے آلات ہیں. ٹھیک ہے, فائر ہائیڈرنٹ کی تعریف کریں. یہ بھی ریپیٹ ہو گیا ہے. سنک ہول کی تعریف بھی ریپیٹ ہوئی ہے. سائیکلون کی تعریف بھی 3 بار آ چکی ہے. زلزلے کی وجوہات. زلزلہ آنے کی بڑی وجہ زمین کے نیچے پلیٹوں کے یعنی ٹیکٹونک پلیٹس کے سرکنے کے دوران رکاوٹ کی وجہ سے جمع ہونے والی انرجی کا خراج ہے. جب انرجی رکاوٹ سے بڑھ جاتی ہے تو یکدم انرجی خارج ہوتی ہے جس کے نتیجے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ زلزلے کا باعث بننے والی وجوہات اس میں لینڈ سلائڈنگ, کانوں میں دھماکہ اور ایٹمی دھماکہ وغیرہ شامل ہے. آبی آلودگی کی تعریف کریں. واٹر پولیوشن سے مراد کوریئرز پر موجود پانی کے ذخائر کا آلودہ ہونا. پانی کے ذخائر سے مراد سمندر, جھیلیں, دریا اور
زیر زمین پانی کا ذخیرہ ہے. یہ ذخیرہ اس وقت آلودہ ہوتے ہیں جب ان ذخائر میں گندا پانی شامل ہوتا ہے. پیتھوجینک بیکٹیریا کی تعریف کریں. بیماریاں پھیلانے والے بیکٹیریا پیتھوجینک بیکٹیریا کہلاتے ہیں. یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. ایروبک بیکٹیریا بھی ریپیٹ ہوا ہے. آبی آلودگی کی وجوہات بھی ریپیٹ ہوئی ہیں. آگے ہمارے پاس آتا ہے ہیومس ٹینک کا جو مقصد ہے وہ لکھنا ہے. یہ ٹینک ساتھ کے اعتبار سے سیپٹک ٹینک جیسا ہی ہوتا ہے. یہ ٹرکلنگ فلٹر سے نکلنے والے سیویج کی صفائی کی غرض سے تعمیر کیا جاتا ہے. اس کی تعمیر صرف اس صورت میں کی جاتی ہے جب ٹرکلنگ فلٹر سے خارج ہونے والی سیویج کو کسی ندی یا دریا وغیرہ میں بہانا ہو اور سیویج کی صفائی کا معیار بھی اعلیٰ مقرر کیا گیا ہو. جب اس سیویج کو زمین پر بہانا یعنی لینڈ ٹریٹمنٹ کرنی ہو تو اس ٹینک کی تعمیر ضروری نہیں ہوتی. ٹرکلنگ فلٹر سے خارج ہونے والی سیویج میں تیرنے والے مردہ اجسام موجود ہوتے ہیں. ان کو سیویج سے الگ کرنے کے لیے ہیومس ٹینک کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. اگلا بڑا کوشچن آتا ہے سیپٹک ٹینک کی تعریف کریں. یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے. سیپٹک ٹینک ایک مستطیلی ٹینک ہوتا ہے جس میں گھروں سے حاصل کیا گیا گندا پانی داخل کیا جاتا ہے. اس ٹینک میں دو طرح کے عمل وقوع پذیر ہوتے ہیں. پہلے عمل کو عمل نتھار کہا جاتا ہے اور دوسرے عمل کو عمل تحلیل کہا جاتا ہے. سیپٹک ٹینک سے خارج ہونے والے نسبتاً صاف پانی کو ٹھکانے لگانے کے لیے گہرا کھودا جاتا ہے جس کو سوکیج پیٹ کہا جاتا ہے. سلج کی تعریف کریں. واٹر اور سیوریج کی ٹریٹمنٹ پلانٹ سے حاصل ہونے والا گوب جو ہے اس کو سلج کہلاتی ہے. زمین کی بردگی کی تعریف ریپیٹ ہوا ہے. آتش فشانی کی تعریف کریں. زمین کی گہرائی میں بڑی مقدار میں بڑا گرم لاوا موجود ہوتا ہے جو کہ بعض اوقات مختلف وجوہات کی بنا پر زمین کی سطح کو پھاڑتے ہوئے باہر آ جاتا ہے اور زمین کی سطح پر بہنا شروع کر دیتا ہے. یہ آگ مسلسل یا وقفوں سے نکلتی ہے اور سیال مادہ زمین پر آبادیوں اور دیگر تعمیرات و فصلوں وغیرہ کو تباہ کرتا ہوا گزرتا ہے. اسے آتش فشانی یعنی کہ اس میں لکھا ہوا ہے وولکینک کرپشن کہا جاتا ہے. بس یہی نام ہے اس کا. ٹھیک ہے. گرڈ چیمبر کی تعریف کریں. سیویج میں موجود بڑے سائز کے غیر نامیاتی مادے الگ کرنے کے لیے سیور کے راستہ میں چھوٹے سائز کا ایک ٹینک تعمیر کیا جاتا ہے جسے گرڈ چیمبر کہا جاتا ہے. اس چیمبر میں جالیوں کی مدد سے نامیاتی مادوں کو الگ کیا جاتا ہے. یہ کوشچن بھی ریپیٹ ہوا ہے. سیکشن 2 سیوریج کی پرائمری ٹریٹمنٹ بیان کریں. سالڈ ویسٹ کی درجہ بندی بیان کریں. زمینی آلودگی کی تعریف کریں اور زمینی آلودگی کی وجوہات بیان کریں. حادثہ کی تعریف کریں. اس کی مختلف اقسام بیان کریں. موسمیاتی آفات بیان کریں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں لاسٹ پیپر ہمارا 2021 کا سیکنڈ اینول سپلیمنٹری کا پیپر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ماحولیاتی آلودگی کی تعریف کریں. ریپیٹ ہو گیا. ایکو سسٹم بھی ریپیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. سطحی پانی کی آلودگی کے بڑے ذرائع. سطحی پانی کو آلودہ کرنے کے لیے یہ ذرائع کسی خاص مقام سے صاف پانی میں آلودگی شامل نہیں کرتے بلکہ ایک بڑی سطح سے آلودگی صاف پانی میں شامل کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ بارش کے پانی کا بہاؤ وغیرہ شامل ہے. نامیاتی آلودگی کے ذرائع اس میں صابن سبزیوں کے چھلکے چربی گھی تیل پیٹرولیم مصنوعات اور کاسمیٹکس وغیرہ شامل ہیں. درجہ حرارت کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ پانی کے ذخائر میں درجہ حرارت کی کمی بیشی بھی آلودگی کہلاتی ہے کیونکہ اس سے بھی پانی کے معیار پر اثر پڑتا ہے. سیویج کی ساخت سے کیا مراد ہے؟ سیویج میں پوائنٹ 1 جو ہے وہ ٹھوس اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں نامیاتی غیر نامیاتی اور حیاتیاتی اجزاء پائے جاتے ہیں. سیویج کی خصوصیات کے نام لکھیں. سیویج کی خصوصیات کو طبعی خصوصیات مثلا رنگ بو درجہ حرارت کیمیائی خصوصیات جیسے مثلا کاربوہائیڈریٹ چکنائی پروٹینز وغیرہ اور حیاتیاتی خصوصیات میں تقسیم کیا جاتا ہے. پیتھوجینک بیکٹیریا کی تعریف جو ہے ریپیٹ ہو گیا ہے. نان ایروبک بیکٹیریا یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس کو ان ایروبک بیکٹیریا ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے تھا سیویج کی ٹریٹمنٹ کے مراحل کے نام لکھنے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ نان ایروبک بیکٹیریا کو ہی این ایروبک بیکٹیریا کہا جاتا ہے کیونکہ ایک ایروبک بیکٹیریا ہوتے ہیں اور ایک این ایروبک بیکٹیریا ہوتے ہیں. اسی طرح ایروبک بیکٹیریا تو ایروبک بیکٹیریا ہی ہوگا اور این ایروبک بیکٹیریا کو نان ایروبک بیکٹیریا کہا جاتا ہے یعنی این ہی نان ہوتا ہے. صحیح ہے. سیوریج کی ٹریٹمنٹ کے مراحل کے نام لکھنے ہیں. یہ بھی ریپیٹ ہو گیا. ہوا کی آلودگی کے مسائل یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. ہوا کی آلودگی کی پیمائش کے طریقے انڈیکیٹر ٹیوب کا طریقہ ٹیسٹ پیپر کا طریقہ رنگ اوون کا طریقہ یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. سالڈ ویسٹ کے برے اثرات کے نام یہ ریپیٹ ہوا ہے. شور کی آلودگی کے جسمانی اثرات تیز اور بلند آواز انسانی سماعت کے نظام کو خراب کرتی ہے. ہر انسان کی آواز سننے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. بعض لوگ انتہائی نرم لب و لہجے میں بات کرنے اور سننے کے عادی ہوتے ہیں اور بعض افراد بلند آواز میں بولنے اور سننے کے عادی ہوتے ہیں. ان کی استطاعت سے بلند آواز ان کے کانوں کی کارکردگی متاثر کرتی ہے. شدید اور متواتر شور انسان کو مکمل طور پر بہرا بھی کر سکتا ہے. اگلا سوال آتا ہے شور کی آلودگی کے 4 صحت پر اثر انداز ہونے والے اثرات
असरात जो है ये भी रिपीट हुआ। शोर की आलूदगी के नफसियाती असरात, रिडक्शन से मुराद है कि जब किसी मुरक्कब से ऑक्सीजन खारिज हो जाए, ठीक है, ये सवाल के साथ जवाब नहीं मैच कर रहा, ठीक है, ये सवाल कोई और है, ये रिडक्शन की तारीफ दे रहा है और शोर की आलूदगी के नफसियाती असरात तो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन ये सवाल है रिडक्शन से क्या मुराद है, जब किसी मुरक्कब से ऑक्सीजन खारिज हो जाए, यानी अगर पेट्रोल, कुदरती गैस और कोयले को जलाने से सल्फेट खारिज होते हैं क्योंकि जलने के अमल के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। हमारा अगला सवाल आता है शोर नापने के आलात, डोसीमीटर, साउंड लेवल मीटर, इंटीग्रेटिंग साउंड लेवल मटीरियल, ये भी रिपीट हुआ है। पेपर और कार्ड इंडस्ट्री से पैदा होने वाली आलूदगी के नाम, ये भी रिपीट हुआ है। इसमें एक बार फिर पढ़ लेते हैं, क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, रेजन एसिड और कागज़ के रेशे वगैरह शामिल हैं। पेपर और कार्ड इंडस्ट्री से पैदा होने वाली आलूदगी के ज़राए, ये वही वाले हैं जो ऊपर बयान किए हैं, यहाँ पे डिटेल में बता दिए, दोनों को फिर से रिपीट कर दिया। पेपर और कार्ड इंडस्ट्री की आलूदगी के बुरे असरात, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, रिपीट हुआ है। हादसा की तारीफ करें, ये भी रिपीट हो गया। हादसात की बुनियादी वजूहात भी रिपीट हुई हैं। हादसात के 4 बुरे असरात भी रिपीट हो चुके हैं, ठीक है, जानी नुकसान, जख्मी होना, मशीनरी का नुकसान वगैरह वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं। आग से बचाव के तरीके ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये दूसरे तरीके हैं, इसमें कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टारवेशन और चेन रिएक्शन तोड़ना, ठीक है। मुज़िर सेहत मटेरियल के नाम लिखने, जो मुज़िर सेहत होते हैं तो उनमें आपके धूल है, ठीक है, जिससे गर्द होती है, और सीमेंट, पेंट, तेज़ धूप और सख्त सर्दी, ये मुज़िर सेहत मटेरियल हैं। पेशा वराना सेहत के ख़तरात को कंट्रोल करने के लिए या करने के इक़दाम तहरीर करें, इसमें इंजीनियरिंग कंट्रोल, माहौलियाती कंट्रोल, ज़ाती हिफाजती तदाबीर। खुदाई के काम में टिम्बरिंग की तारीफ करनी, टिम्बर लकड़ी के काम को कहते हैं, ठीक है ना, तो कहता है खुदाई की दीवारों को गिरने से रोकने के लिए लगाए गए लकड़ी के सहारे टिम्बरिंग कहलाते हैं। खुदाई के काम में वेल पॉइंट सिस्टम की तारीफ करनी है, बुनियादों में से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम को वेल पॉइंट सिस्टम कहा जाता है। फॉर्म वर्क में सहारों का इस्तेमाल लिखें, दीवार में अमूदी तौर पर लगाए गए सहारे पिट लॉग कहलाते हैं, ठीक है। आग की मुसल्लस की तारीफ करनी है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। ईंधन, हरारत और हवा, ऑक्सीजन को आग की ट्राई एंगल कहा जाता है, यही मुसल्लस है, क्योंकि इन तीनों के मिलाप से आग बरक उठती है। आग बुझाने के इंतज़ामात के नाम लिखने हैं, आग बुझाने के हालात में घरेलू बड़ा नलका और खुद कार आग बुझाने का वाला निज़ाम, जो बड़ा नलका होता है ना उसको फायर हाइड्रेंट कहते हैं, और खुदकार तरीके से फिर वो आप खुद बजाते हैं इसको, ठीक है ना, वो जो मतलब असल में ये होता है, इसमें अलार्मिंग सिस्टम आ जाता है, और फिर जो है ना ये पूरा मैकेनिज़्म तैयार किया गया होता है पूरी बिल्डिंग में कि जैसे ही आग लगे और अलार्मिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो है ना वो पानी बरसाया जाता है शावर की शक्ल में। आग बुझाने के असूल तहरीर करें, फायर फाइटिंग के असूल जो होते हैं, दर्जा हरारत को कम करना जिसे कूलिंग कहते हैं, और हवा या ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना जिसे स्मूथनिंग कहते हैं, और ईंधन या जलने वाले मटेरियल को हटाना जिसे स्टारवेशन कहते हैं। ये पहले भी आया, तो ये असूल भी यही है, ठीक है ना। तो पानी से आग बुझाने वाले आफात की इकसाम, इसमें सोडा ऐश टाइप और गैस प्रेशर से अमल करने वाले और मुस्तकिल एयर प्रेशर टाइप जो होती हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। हाइपर सेंटर की तारीफ करें, ज़लज़ले के दौरान ज़मीन के अंदर जिस जगह एनर्जी खारिज होती है उसको हाइपो सेंटर का यानी क्या कहलाता है। सिंक होल की तारीफ करें, रिपीट हो गया, पढ़ लेते हैं। बाज़ मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ज़मीन का कुछ हिस्सा नीचे दब जाता है जिसे सिंक होल कहा जाता है। खुश्क साली की तारीफ करें, भी रिपीट हुआ, किसी इलाके में सतही पानी या ज़ेर ज़मीन पानी की किल्लत को खुश्क साली कहा जाता है। पानी की यह कमी चंद महीनों के लिए भी हो सकती है और चंद सालों के लिए भी हो सकती है। आगे हमारा आता है फिर से आगे सवाल, फेस शील्ड का इस्तेमाल बताइए। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, ऐसी जगह जहाँ पर पेंट या तेल छिड़का जा रहा हो तो चेहरे और फेफड़ों की हिफाजत के लिए फेस शील्ड इस्तेमाल की जाती है। अब सेक्शन 2 में आ जाते हैं, जिसमें हमारा सवाल है पहला, लॉन्ग क्वेश्चन है। सीवेज की प्राइमरी ट्रीटमेंट बयान करें, हवा की आलूदगी की तारीफ करें, हवा की आलूदगी को कंट्रोल करने के इकदाम की वजाहत करें। सॉलिड वेस्ट की तारीफ करें, सॉलिड वेस्ट की दर्जाबंदी बयान करें। ज़मीनी आलूदगी की वजूहात और ज़मीनी आलूदगी के तदारक के तरीके बयान करें, और आग लगने की अहम वजूहात बयान करें। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, थर्ड ईयर का सब्जेक्ट जिसका कोड है सिविल 322। तो इसमें मैंने आपको पास्ट पेपर जो है 2017 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर्स थे उनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट आपको बता दिए। लोग क्वेश्चंस भी इसमें आपको बता दिए गए, और आपने भी देखा कि इसमें कितने यानी कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ आ गई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोज़, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें।
اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.